कौन कहता है कि अग्नि राठौर बेकार है? जब सम्राट और खुद युवराज विक्रम उसका परीक्षा पत्र ढूंढने राजसी विद्यापीठ पहुंच जाएं, तो समझ लो पूरे साम्राज्य में भूचाल आने वाला है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब अग्नि को उसकी सबसे बड़ी सफलता मिलने वाली थी, तभी युवराज ने उसे किसी और के साथ देख लिया। अब आगे मैं 1000वें स्थान पर हूँ। मैं बिल्कुल 1000वें स्थान पर हूँ। हा। स्वाति राठौर ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा, बेहद आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। 1000वां स्थान, क्या तुम्हें इस पर गर्व है? अग्नि राठौर निशब्द थी। लेकिन तुम तो शीर्ष 1000 में भी नहीं हो। हा। स्वाति राठौर ने तिरस्कार के साथ अग्नि राठौर की ओर देखा। कम से कम मेरे पास मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने की योग्यता तो है, जबकि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने की योग्यता भी नहीं है। अग्नि राठौर ने अपने हाथ में सूची पर एक नज़र डाली। तो ये सूची तुम्हें कुछ बताती है? ये सही है, स्वाति राठौर ने विशेष गर्व के साथ कहा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। हे, स्वाति राठौर ने उपहास किया। रैंकिंग सूची? कौन सी रैंकिंग सूची? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? ये कुछ ऐसा है जिसे मेरा भाई राजसी विद्यापीठ से वापस लाया था। स्वाति राठौर ने आत्मसंतुष्टि से कहा। ओह, अग्नि राठौर ने बात को खींचते हुए कहा, राजसी विद्यापीठ ने अभी तक स्कोर जारी भी नहीं किए हैं, लेकिन रैंकिंग पहले ही आ गई है। स्वाति राठौर के भाव थोड़े बदल गए। अग्नि राठौर ने उपहास किया, मैं देखना चाहूंगी कि क्या ये सूची असली भी है। क्या होगा अगर यह सच है? स्वाति राठौर ने कुछ घबराहट के साथ अग्नि राठौर को देखा। 3 शक्तिशाली हस्तियों से सिफारिश पत्र प्राप्त करने की अग्नि राठौर की क्षमता साबित करती है कि राजसी विद्यापीठ के उच्च स्तरों पर उसका अभी भी प्रभाव है। अगर यह सच है तो मैं देखना चाहती हूं कि जानकारी किसने लीक उजागर की। अग्नि राठौर ने सूची ली और आगे बढ़ी। बिल्कुल नहीं। स्वाति राठौर अब सच में चिंतित थी। उसने अग्नि राठौर को पकड़ लिया। मत जाओ, तुम वहीं रुक जाओ। अग्नि राठौर काफी घमंडी थी। मैं राजसी विद्यापीठ जाकर पूछने जा रही हूं कि क्या ये सूची असली है और इसे किसने फैलाया है। तुम निश्चित रूप से नहीं जा सकती। स्वाति राठौर सच में डर गई थी कि अगर जांच गलत हुई तो ये ईरान राठौर को फंसा देगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अग्नि राठौर ने उपहास किया। स्वाति राठौर कोई धमकी भरा शब्द बोलने ही वाली थी, लेकिन जब उसकी नज़र अग्नि राठौर की तेज और ठंडी आंखों से मिली और बिजली गिरने का दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया, तो स्वाति राठौर को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। माफ़ी मांगो, अग्नि राठौर ने उसे घूरा। अपने परिवार से माफ़ी मांगो अभी। प्रथम मैडम और स्वाति राठौर ने घबराहट में एक दूसरे को देखा। वे यहाँ अग्नि राठौर का मजाक उड़ाने और ताना मारने आई थीं, लेकिन उन्होंने वास्तव में माफ़ी मांगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन अग्नि राठौर ऐसी लग रही थी मानो वह राजसी विद्यापीठ किसी को खोजने जा रही हो। स्वाति राठौर ने उदास चेहरे के साथ अंततः हकलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे सुनाई नहीं दिया। अग्नि राठौर, तुमने ये जानबूझकर किया। तुमने जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ किया है ना? तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ? अग्नि राठौर ने स्वाति राठौर को मजाकिया अंदाज में देखा। और इस समय बुजुर्ग फैंग और किन्नाबाई राजसी विद्यापीठ पहुंचे। दीन लू एकांतवास में चले गए हैं, इसलिए जो व्यक्ति उनका स्वागत करने आया वह उपदीन जुओ था। उपदीन जुओ ने बुजुर्ग फैंग की ओर देखा, फिर किन्नाबाई की ओर। उनके चेहरे पर उलझन दिखाई दे रही थी। आप दोनों यहाँ आए हैं, मुझे आश्चर्य है। जैसे ही किन्नाबाई बोलने वाले थे, बुजुर्ग फैंग ने कहा, सीधे केस फाइल दस्तावेज कक्ष में चलकर बात करते हैं। केस फाइल कक्ष? दीन जुओ की भौहें फड़की और उनके दिल में अचानक एक बुरी पूर्व सूचना उभर आई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्नि राठौर के परीक्षा पत्र के बारे में केवल शिक्षक वो को ही पता होना चाहिए। किसी और को कैसे पता चल सकता है? इसे समझने में असमर्थ दीन जुओ यथास्थिति के साथ ही सभी परिवर्तनों का जवाब दे सकते थे। जैसे जैसे दीन जुओ चल रहे थे, वे किन्नाबाई को सार्थक नजरें देते रहे। चौहान जुओ परिवार ने किन्नाबाई को बहुत सारे पैसे देकर रिश्वत दी थी, इसलिए किन्नाबाई आमतौर पर उन पर कोई एहसान कर देते थे। निश्चित रूप से किन्नाबाई ने चुपचाप 2 शब्द कहे, अग्नि राठौर। दीन जुओ पूरी तरह समझ गए। ओह, तो ये सच में अग्नि राठौर के बारे में है। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते तैयारी कर ली थी। तैयार रहने का मतलब है कि आपको जांच से डर नहीं लगता। बुजुर्ग फैंग ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस आदेश दिया, परीक्षा संख्या और अग्नि राठौर नाम वाला परीक्षा पत्र निकालो। केस फाइल दस्तावेज कक्ष में शिक्षकों ने याचना भरी नजरों से दीन जुओ की ओर देखा। दीन जुओ ने त्योरियां चढ़ाईं। बुजुर्ग फैंग, आप क्या कर रहे हैं? क्या निजी तौर पर परीक्षा पत्रों की जांच करना गलत नहीं है? क्या दीन जुओ को लगता है कि किन्नाबाई इसलिए साथ आए हैं क्योंकि उन्होंने चुपके से परीक्षा पत्रों को स्थानांतरित कर दिया है? बुजुर्ग फैंग ने उपहास किया। दीन जुओ,
कृपया दीन जुओ, यह महामहिम की इच्छा है, किन्न बाई ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। चूंकि यह महामहिम की इच्छा है, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा, दीन जुओ ने मुस्कुराते हुए कहा और वहीं गतिहीन खड़े रहे। उन्हें दूसरे लोगों की लिखावट की नकल करने में महारत हासिल है, इसलिए उन्होंने खुद जो पेपर लिखा है उसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब दीन जुओ को इसी तरह का आत्मविश्वास है। जल्द ही केस फाइल कक्ष के शिक्षकों को अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र मिल गया। शिक्षक ने परीक्षा पत्र बुजुर्ग फैंग को सौंप दिया। जब बुजुर्ग फैंग ने एक नज़र डाली तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। क्या यह मिस कुमारी अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र है? दीन जुओ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, उनकी आंखें आधी बंद थीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग फैंग को देखा। केन्ना बाई ने भी बुजुर्ग फैंग की ओर देखा। कुमारी अग्नि राठौर को आपने पढ़ाया था, बुजुर्ग फैंग? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसकी लिखावट को न पहचाने, है ना? बुजुर्ग फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, ये है। जैसे ही बुजुर्ग फैंग बोलने वाले थे, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, ये सही नहीं है। बुजुर्ग फैंग ने प्रश्न पर केवल एक नज़र डाली ही थी कि उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र बहुत ही उत्तम था। हर एक सवाल सही है। हालांकि इस परीक्षा में तीसरा प्रश्न गलत होना शुरू हो गया और पांचवां प्रश्न भी गलत था और इसी तरह गलत, गलत, गलत। उसने स्मृति पर आधारित कई सरल प्रश्न गलत किए थे। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। बुजुर्ग फैंग ने परीक्षा पत्र को मेज पर पटक दिया। ये निश्चित रूप से अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र नहीं है। उन्हें वास्तव में पता चल गया। दीन जुओ की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से छिपा लिया और किसी और ने ध्यान नहीं दिया। क्या हो रहा है? दीन जुओ ने मासूमियत का नाटक किया। क्या इस पर परीक्षा संख्या और नाम नहीं लिखा है? क्या यह अग्नि राठौर नहीं है? केन्ना बाई ने भी बुजुर्ग फैंग की ओर देखा, और ये लिखावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी परीक्षा पत्र आप पहले महल में लाए थे, बुजुर्ग फैंग। दीन जुओ ने उपहास किया। बुजुर्ग फैंग, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आप आधारहीन आरोप नहीं लगा सकते। दीन जुओ के शब्दों में पहले से ही धमकी का संकेत था। सभी के लिए यही सबसे अच्छा है कि मुद्दे को कमतर आंका जाए और इसे जाने दिया जाए। हालांकि बुजुर्ग फैंग प्रतिभा को महत्व देते हैं, विशेष रूप से अग्नि राठौर जैसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति को। उन्हें कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है? बुजुर्ग फैंग ने उपहास किया। दीन जुओ, सच सामने आ जाएगा और झूठ सच नहीं बन सकता। अगर महामहिम को पता चल गया कि किसी ने वास्तव में परीक्षा कक्ष में हाथ डाला और परीक्षा पत्रों को बदल दिया, हे मुझे आश्चर्य है कि क्या दीन जुओ ऐसी बात बर्दाश्त कर सकते हैं। दीन जुओ का चेहरा काला पड़ गया। क्या बुजुर्ग फैंग अपनी ही राह पर अड़ने वाले हैं और महामहिम के सामने हमारे राजसी विद्यापीठ को बदनाम करने वाले हैं? मत भूलिए, आप भी राजसी विद्यापीठ के साथ समिति सदस्यों में से एक हैं। अगर राजसी विद्यापीठ की स्थिति खराब होती है तो आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। बदनाम? मैं देखना चाहूंगा कि राजसी विद्यापीठ को कौन बदनाम कर रहा है। बुजुर्ग फैंग ने अपने हाथ में परीक्षा पत्र को कसकर पकड़ा और गुस्से में वहां से चले गए। केन्ना बाई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, दीन जुओ को घूरते हुए। दीन जुओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। केन्ना बाई ने उन्हें सिर हिलाया और फिर बुजुर्ग फैंग के पीछे महल में चले गए। महल में सम्राट महामहिम अपने सामने रखे परीक्षा पत्रों के ढेर को देखकर त्योरियां चढ़ा रहे थे। बुजुर्ग फैंग द्वारा लाए गए परीक्षा पत्रों के अलावा सम्राट महामहिम ने अन्य किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां तक अग्नि राठौर का सवाल है, इस समय सम्राट महामहिम की भावनाएं कुछ जटिल थीं। इस लड़की के परीक्षा पत्र के साथ क्या हो रहा है? जब सम्राट महामहिम इस निर्णय से जूझ रहे थे, तभी मुख्य किन्नर ने उनके कान में फुसफुसाया, महामहिम, युवराज पधार चुके हैं। विक्रम सिंह, उसके पास वास्तव में आने का समय था। सम्राट महामहिम भी उलझन में थे। उसे अंदर आने दो। जब महामहिम ने प्रवेश किया तो उन्होंने मेज पर रखे स्क्रॉल कागज देखे। विक्रम, तुम आ गए। सम्राट महामहिम जानते थे कि युवराज ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पहले उनका अभिवादन करे। विक्रम सिंह ने सम्राट महामहिम को देखकर सिर हिलाया और मेज की ओर नजर डाली। ये सभी इस साल की राजसी विद्यापीठ परीक्षाओं के परीक्षा पत्र हैं, सम्राट महामहिम ने बैठते हुए अपने बगल की सीट थपथपाते हुए कहा। महामहिम विक्रम के प्रति सम्राट महामहिम के रवैये को देखकर मुख्य किन्न केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। जब अन्य राजकुमार सम्राट महामहिम को देखते हैं तो वे बिल्ली को देखने वाले चूहों की तरह विनम्र हो जाते हैं। हालांकि अन्य राजकुमारों के सामने सम्राट महामहिम अपनी आवाज़ उठाए बिना ही एक प्रभावशाली और विस्मयकारी उपस्थिति बिखेरते थे, लेकिन महामहिम विक्रम के सामने वह अपने कोई शाही अंदाज नहीं दिखा सकते थे। जब वह छोटा था तो मैंने ऐसा कुछ बार किया था, लेकिन हर बार महामहिम ने इसे बेरहमी से उजागर किया और ठंडे दिमाग से इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ बार के बाद सम्राट महामहिम ने महामहिम विक्रम के सामने खुद को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया।
विक्रम सिंह को अपने बगल में बैठता देखकर सम्राट महामहिम चौंक गए। वह वास्तव में बैठ गया। विक्रम सिंह का आगमन किसी महत्वपूर्ण काम के लिए होना चाहिए, अन्यथा ये छोकरा उसे खोजने नहीं आता। सम्राट महामहिम ने अपने मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिया, इन सभी स्क्रॉल को हटा दो, ये रास्ते में आ रहे हैं। सम्राट महामहिम विक्रम सिंह की ओर देखने के लिए मुड़े, वैसे तुम यहाँ कैसे आए? महामहिम विक्रम ने उन स्क्रॉल को देखा जिन्हें मुख्य प्रबंधक ने हटा दिया था। अपनी तेज नज़रों से उन्होंने तुरंत उस स्क्रॉल को पहचान लिया जिस पर अग्नि राठौर जैसी ही लिखावट थी। ओह, क्या ये राजसी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा नहीं है? शीर्ष 1000 के पेपर सभी यहाँ हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी होगी। इनमें से कोई भी पेपर विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। जैसे ही सम्राट महामहिम ने बात की, उन्होंने अग्नि राठौर के सभी स्क्रॉल एकत्र किए और उन्हें अपनी ओर रख लिया। वह जानते थे कि विक्रम सिंह को अग्नि राठौर का नाम देखना नापसंद था, और इससे भी अधिक अग्नि राठौर के साथ एक ही सांस में अपना नाम लिया जाना नापसंद था। इसलिए सम्राट महामहिम ने अग्नि राठौर के सभी मॉक परीक्षा पत्रों को दूसरी तरफ रख दिया। विक्रम सिंह की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं, उसकी नज़र गहरी और तेज थी। सम्राट महामहिम ने एक पल के लिए सोचा, फिर स्क्रॉल को किनारे कर दिया। महामहिम, इन परीक्षा पत्रों को देखो। सम्राट महामहिम ने विक्रम सिंह को बुलाया। राजसी विद्यापीठ प्रतिभाशाली लोगों और उत्कृष्ट व्यक्तियों से भरा है। हालांकि इनमें से कोई भी पेपर विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी कुछ काफ़ी अच्छे हैं। कुछ भी विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है। ये सुनकर महामहिम विक्रम ने त्योरियां चढ़ाईं। सम्राट महामहिम ने मूल रूप से सोचा था कि विक्रम सिंह इन कागज़ों का तिरस्कार करेगा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए विक्रम सिंह ने वास्तव में उन्हें एक एक करके पलटा। पहले नंबर से नीचे देखा, और उसके भाव और भी कड़वे होते गए। सम्राट महामहिम को संदेह हुआ, इस बच्चे को क्या हो गया था? उसके भाव अधूरी उम्मीदों का एहसास क्यों दे रहे थे? क्या सभी परीक्षा पत्र यही हैं? विक्रम सिंह की नज़र दुष्ट और गहरी थी, उसका लहजा आक्रामक और डराने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ मंत्री कहते हैं कि महामहिम की आभा सम्राट महामहिम से भी अधिक भयानक है। इस समय यहाँ तक कि सम्राट महामहिम भी विक्रम सिंह की चुभने वाली नज़र का मुश्किल से ही सामना कर पा रहे थे। उन्हें सभी को यहाँ होना चाहिए। सम्राट महामहिम ने सिर हिलाया। होना चाहिए। महामहिम विक्रम की आंखों में एक दुष्ट उपहास दिखाई दिया। आपके पास क्या है? ओह, ये। सम्राट महामहिम ने अपने बगल में रखे स्क्रॉल को मेज के नीचे छिपा दिया। एक अभ्यास पत्र, प्रैक्टिस पेपर, एक अभ्यास पत्र। हा। हालांकि इससे पहले कि सम्राट महामहिम बोलना खत्म कर पाते, विक्रम सिंह का लंबा हाथ आगे बढ़ा। सम्राट महामहिम के दिल की धड़कन रुक गई। ये खत्म हो गया। विक्रम सिंह अग्नि राठौर से सबसे ज्यादा नफरत करता है, बस उसका नाम देखकर। निश्चित रूप से जब विक्रम सिंह को मॉक परीक्षा पत्रों का मोटा ढेर मिला और उस पर नाम देखा, तो उसकी आंखें और भी तीव्र हो गईं। सम्राट महामहिम, अरे नहीं, ये छोकरा गुस्सा होने वाला है। हालांकि सम्राट महामहिम के आश्चर्य के लिए, हालांकि विक्रम सिंह का चेहरा बदसूरत और उदास था, लेकिन वह तुरंत गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी पतली उंगलियों का उपयोग करके स्क्रॉल को चुना, उन्हें एक एक करके पलटा और उन्हें शब्द दर शब्द पढ़ा। काफी गंभीर दिख रहा था। सम्राट महामहिम ने रूखे स्वर में हंसते हुए कहा, ओह प्यारे, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? मुख्य किन्न, जल्दी से इसे हटा दो, इसे हटा दो। मुख्य प्रबंधक ने मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ाया था कि विक्रम सिंह ने अपना दाहिना हाथ उठा लिया। मुख्य प्रबंधक वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह लाचारी से सम्राट महामहिम को देख रहा था। सम्राट महामहिम, वे केवल अपना हाथ हिला सकते थे, मुख्य प्रबंधक को जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का संकेत देते हुए। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे और जानबूझकर कहा, ये परीक्षा पत्र। हम अग्नि राठौर की प्रशंसा नहीं कर सकते। क्या होगा अगर वह छोकरा उस लड़की को परेशान करने के लिए लोगों को भेजे? छोटी अग्नि बहुत मासूम है। सम्राट महामहिम ने रूखे स्वर में हंसते हुए कहा, ये परीक्षा पत्र बस ठीक ठाक सो है। हा। विक्रम सिंह ने सम्राट महामहिम को देखा, बस ठीक ठाक? क्या ये सही नहीं है? देखो, इस परीक्षा में केवल 210 अंक मिले हैं, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? विक्रम सिंह ने पहला परीक्षा पत्र हटा दिया, जिससे दूसरा सामने आ गया जिसमें 220 अंक थे। दूसरा पेपर निकालें, इससे 230 का स्कोर सामने आता है। अल्पविराम, जब तक कि 290 अंक न हो जाएं। विक्रम सिंह ने लापरवाही से सम्राट महामहिम को देखा, ये स्क्रॉल बस ठीक ठाक है। सम्राट महामहिम, खांसी। तुम छोटे बदमाश, मुझे बस डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगे। अन्यथा क्या मुझे वो अग्नि के परीक्षा पत्र को नीचा दिखाने की आवश्यकता होगी? अग्नि राठौर। विक्रम सिंह ने 290 अंकों वाला परीक्षा पत्र पकड़ा, उस पर लिखे नाम को धीरे से देखा और फिर मार्शल सम्राट महामहिम को घूरा। ये व्यक्ति है। भूल गए, वह वास्तव में छोटी अग्नि के बारे में भूल गया।
सम्राट महामहिम के दिल की धड़कन रुक गई और उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वह बस एक महत्वहीन कोई नहीं है जिसका उल्लेख करने लायक नहीं है। विक्रम सिंह, राठौर परिवार की 5वीं मिस कुमारी। तो तुम जानते थे, तुम बदमाश। सम्राट महामहिम ने निशब्द होकर विक्रम सिंह की ओर देखा। हाँ। विक्रम सिंह ने बेपरवाही का नाटक किया। उसका परीक्षा पत्र यहाँ कैसे आया? सम्राट महामहिम जानते थे कि वे इसे छिपा नहीं सकते, अन्यथा ये छोकरा जांच करेगा और सब कुछ पता लगा लेगा। इसे बुजुर्ग फैंग अंदर लाए थे। विक्रम सिंह बेफिक्र लग रहा था और उसने सहमति में हामी भरी। ये परीक्षा पत्र बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? सम्राट महामहिम ने आश्चर्य से विक्रम सिंह को देखा। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो विक्रम सिंह से प्रशंसा का एक शब्द भी अर्जित कर सकते हैं। ये देखकर कि विक्रम सिंह क्रोधित नहीं था, सम्राट महामहिम ने अब अग्नि राठौर के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। हे, वास्तव में काफ़ी अच्छा है। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो केवल सुलेख कैलीग्राफी की देखने लायक है, सम्राट महामहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। इन स्क्रॉल को देखो। सम्राट महामहिम ने गर्व से परिचय दिया। बुजुर्ग फैंग ने कहा कि यह पहला पेपर लड़की वू ने 7 दिन पहले किया था और यह आखिरी पेपर परीक्षा से 1 दिन पहले किया गया था। केवल 7 दिनों में उसका स्कोर 210 से बढ़कर 290 हो गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? विक्रम सिंह ने मार्शल सम्राट को देखा। उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया। वह महिला जिस पर उसने, विक्रम सिंह ने, अपनी नज़रें गड़ा दी थी, वह दुर्जय कैसे नहीं हो सकती? हालांकि वह हल्के से खांसा, उसका चेहरा उदासीन था। ओह। चूंकि सम्राट महामहिम ने पहले ही उनकी प्रशंसा कर दी थी, इसलिए उन्होंने खुद को नहीं रोका। उन्होंने कहा, देखो इन सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए गए हैं। पहली कुछ श्रेणियां, जिनमें लगन, कड़ी मेहनत और रटने की क्षमता का परीक्षण किया गया, ठीक हैं। लेकिन चौथी श्रेणी को देखो। सम्राट महामहिम की भौहें स्पष्ट प्रशंसा के साथ सिकुड़ गईं। इस प्रश्न का उत्तर देखो। कितना नवीन, कितना शानदार। एक नज़र में स्पष्ट है कि उसे गहरा ज्ञान है और उसकी नींव मजबूत है। वह एक असाधारण प्रतिभा है। विक्रम सिंह ने हल्की सी ठंडी आह भरी। वह कैसे नहीं जानता? हालांकि विक्रम सिंह, वह परीक्षा देने नहीं गई थी। वह परीक्षा देने गई थी। परीक्षा पत्र कहाँ है? महामहिम ने सम्राट महामहिम की ओर देखा। सम्राट महामहिम, ये क्या उसे नहीं चुना गया? विक्रम सिंह ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। सम्राट महामहिम, सम्राट आर्यावर्त, इस साम्राज्य का आपका प्रबंधन भी इतना बढ़िया नहीं है, विक्रम सिंह ने व्यंग्य के लहजे में कहा। किसी की उसकी छोटी अग्नि को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ये दिलचस्प है। केवल वही छोटी अग्नि को धमका सकता है। किसी और की उसे धमकाने की हिम्मत है तो उन्हें मर जाना चाहिए। सम्राट आर्यावर्त, विक्रम सिंह के उपहास को सहन करने में असमर्थ, ने मेज पर मुक्का मारा। धिक्कार है। वे इतने अच्छे परीक्षा पत्र को कैसे छोड़ सकते हैं? वे क्या सोच रहे थे? गार्ड, मैं जाऊंगा। महामहिम खड़े हो गए। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मानो किसी ठंडी रोशनी से घिरी हों। उसके लोगों को धमकाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सच में दिलचस्प है। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मुख्य प्रबंधक ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया। महाराज, महामहिम, किन्नबाई और बुजुर्ग फैंग लौट आए हैं। सम्राट महामहिम ने विक्रम सिंह से कहा। वे इसका कारण जानने के लिए राजसी विद्यापीठ गए थे। इस बार वे निश्चित रूप से लड़की वो अग्नि का परीक्षा पत्र वापस लाएंगे। हालांकि जब बुजुर्ग फैंग अंदर आए तो वे गुस्से से भरे हुए थे। ये देखते ही सम्राट महामहिम ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या हो रहा है? महाराज, उपदीन जुओ व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ केस फाइल दस्तावेज कक्ष में गए और मिस कुमारी अग्नि राठौर की केस फाइल निकाली, लेकिन बुजुर्ग फैंग काफी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। संतुष्ट नहीं हैं? सम्राट महामहिम ने उलझन भरे भाव से बुजुर्ग फैंग की ओर देखा। बुजुर्ग फैंग चुप रहे और उन्होंने सम्राट आर्यावर्त को स्क्रॉल प्रस्तुत किया। सम्राट महामहिम ने स्क्रॉल उठाया और आश्चर्य से कहा, ओह, ये वो अग्नि का स्क्रॉल है। उसकी लिखावट देखो। हर एक स्ट्रोक, रेखा, हर एक पंक्ति कितनी सुंदर है। हा। हालांकि जब सम्राट महामहिम की नज़र नीचे गई तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि स्क्रॉल बड़े क्रॉस एक्स के निशान से ढका हुआ था जो आंखों को चुभ रहे थे। इतने सारे क्रॉस, ये कैसे संभव है? सम्राट महामहिम ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। विक्रम सिंह ने त्योरियां चढ़ाईं। सम्राट महामहिम के हाथ से स्क्रॉल छीन लिया और बस एक नज़र डालकर उसे मेज पर फेंक दिया, कई बार उपहास करते हुए, यह उसका स्क्रॉल नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? सम्राट महामहिम ने त्योरियां चढ़ाईं। विक्रम सिंह ने उपहास किया। रूप में समान लेकिन आत्मा में नहीं, इतनी भद्दी नकल, फिर भी इसे दिखाने और खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत की। यह एक संयोग ही था कि अग्नि राठौर के अन्य पेपर भी वहीं थे और सम्राट महामहिम ने वास्तव में तुलना करने के लिए 2 पेपर निकाले। बिना तुलना के ये ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन इस तुलना के साथ ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। सम्राट महामहिम का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत क्रोधित हो गया।
विक्रम सिंह ने उपहास किया, सम्राट आर्यावर्त, आप अपने साम्राज्य का इतनी अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। एक कॉपी नकल किए गए परीक्षा पत्र से आपको मूर्ख बनाने की कोशिश। अगर लोगों को पता चला तो वे 10 साल तक आप पर हंसेंगे। सम्राट आर्यावर्त पहले से ही काफी आग बबूला थे और अब जब विक्रम सिंह इस तरह से उनका मजाक उड़ा रहा था और ताना मार रहा था तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। स्मैक धमाका, उन्होंने मेज पर अपना हाथ पटका, चलो चलते हैं। महाराज, चीजों को खराब होते देखकर किन्नबाई ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सम्राट महामहिम ने उसे सीधे लात मारी, चुप रहो, मेरे रास्ते से हट जाओ। सम्राट महामहिम गुस्से में राजसी विद्यापीठ की ओर चल पड़े। विक्रम सिंह नहीं गया, क्योंकि सम्राट महामहिम के उपस्थित होने के कारण उसे लगा कि उसके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये सोचकर कि उस लड़की को इस तरह कैसे धमकाया जा रहा था, विक्रम सिंह ने मन ही मन उपहास किया। उसने बटलर फैंग की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेगा। उस लड़की के बारे में सोचकर महामहिम को अपने दिल में कोमलता की लहर महसूस हुई। महल से निकलने के बाद विक्रम सिंह ने खुद को राठौर घराने फीनिक्स क्लान की ओर जाते हुए पाया। छोटी लड़की को अभी इसके बारे में नहीं पता है, चलो उसे थोड़ा डराते हैं। इस समय राठौर घराने में यूमिंगे सुबह सुबह ही पहुंच गया था। ओह प्यारे, छोटी अग्नि, यूमिंगे ने अग्नि राठौर को दिखाने के लिए सूची लहराई, तुम परीक्षा में फेल हो गई। अग्नि राठौर आंगन में चाय बना रही थी। चाओगे और शियाओ की राठौर सभी अंदर साधना कर रहे हैं। अग्नि राठौर द्वारा बनाई गई कूलिंग चाय उन्हें साधना के बाद अपने साधना क्षेत्र दायरे को मजबूत करने में मदद करती है। यूमिंगे दौड़कर आया, उसने चाय का कप पकड़ा और उसे गटक गया। ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। यूमिंगे की जीभ गर्मी से लगभग जल छाले पड़ना की गई थी और वह एक छोटे लड़के की तरह उछल कूद कर रहा था। अग्नि राठौर ने उसे चिढ़कर देखा, यह अभी तक पूरी तरह से पकी भी नहीं है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? यूमिंगे फुफकारा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी कूलिंग चाय कितनी खुशबूदार है। मैं भी इसे घर पर बनाता हूँ और मैं सबसे अच्छे चाय बनाने वाले टी मास्टर को भी लाया था, लेकिन ये तुम्हारी चाय की तुलना नहीं कर सकती। अग्नि राठौर मन ही मन खुद से प्रसन्न थी। बेशक चाय बनाने का कौशल उसे उसके सुंदर गुरु ने सिखाया था। उसके गुरु के मानक इतने सख्त थे, वह कड़ी मेहनत कैसे नहीं कर सकती थी। लेकिन अग्नि राठौर को याद आया कि उसने कितनी बार चाय बनाई थी, फिर भी उसके सुंदर गुरु ने कभी एक बूंद भी नहीं चखी थी। फिर ठीक उसी समय जब उसने अंततः अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लिया था, चौहान जुओ परिवार की घटना हो गई। काव्या स्वर्णिका, अग्नि राठौर ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें तेज थीं और हत्या के इरादे से भरी थीं। हमारे चारों ओर की हवा शांत लग रही थी, जमे हुए पाले बर्फ की तरह, हवा में एक ठंडक के साथ। अरे छोटी अग्नि, क्या हुआ? यूमिंगे ने अग्नि राठौर के पतले कंधों पर अपने हाथ रखे, उसका चेहरा चिंता से भरा था। तुम अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? तुम्हारी आंखें भी गीली हैं। अरे क्या तुम गंभीर हो? ये बस एक कप चाय है, क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? लेकिन दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षण में विक्रम सिंह यहाँ है। वह जिंगयुन स्टारफॉल अकादमी की दीवार पर कूदा ही था कि उसने यूमिंगे को अग्नि राठौर को पकड़े हुए देखा। उसके दृष्टिकोण से दोनों लोगों की मुद्राएं कितनी घनिष्ठ अंतरंग थीं। उस पल महामहिम को अपने सिर में खून दौड़ता हुआ, गुस्सा चढ़ता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरा पूरा शरीर गुस्से से भर गया। तुम बदमाश अग्नि राठौर, तुम्हारी खातिर मैंने, युवराज ने, सम्राट के खिलाफ भी साजिश रची। अंत में मैंने जो भी प्रयास किया और तुम किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्यार मोहब्बत कर रही थी। उस पल विक्रम सिंह की पहली प्रतिक्रिया यूमिंगे को जान से मारने की थी। बूम धमाका, इससे पहले कि विक्रम सिंह कोई कदम उठा पाता, उसके पैरों के नीचे की दीवार ढह गई। ये ढह गई, एक जोरदार आवाज के साथ टूटी हुई ईंटें धूल में बदल गईं। आवाज सुनकर अग्नि राठौर और यूमिंगे एक साथ मुड़े। फिर उन्होंने विक्रम सिंह को देखा, जो एक क्रोधित शेर की तरह दिख रहा था। उसका पूरा शरीर मानो भयंकर लपटों में घिरा हुआ था, लपटें बाहर की ओर निकल रही थीं, उसका क्रोध आसमान छू रहा था। अग्नि राठौर ने सहज रूप से यूमिंगे को धक्का दिया, भागो भागो। इससे पहले कि यूमिंगे प्रतिक्रिया दे पाता, विक्रम सिंह पहले ही उसके सामने आ गया था और उसका कॉलर पकड़ लिया था। अग्नि राठौर तुरंत घबरा गई, विक्रम सिंह, उसे जाने दो। अगर अग्नि राठौर ने कुछ नहीं कहा होता तो चीजें ठीक रहती, लेकिन उसकी विनती ने केवल आग में घी डालने का काम किया। विक्रम सिंह ने उपहास किया और यूमिंगे को बाहर फेंक दिया बाहर। बेचारा यूमिंगे, उसे कुछ दिन पहले विक्रम सिंह द्वारा इंपीरियल शाही टॉवर में द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी गई थी और उसने पूरी रात ठंड में बिताई, जिससे उसे सर्दी लग गई, जिसका असर उसके शरीर पर पड़ा। उसने अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अब
एक हल्की वूश आवाज के साथ उसे विक्रम सिंह द्वारा बाहर फेंक दिया गया। नोट: यहाँ मूल पाठ में यू मिंगे लिखा है, लेकिन संदर्भ के अनुसार यह विक्रम सिंह होना चाहिए। अग्नि राठौर असहाय होकर देखती रही क्योंकि यू मिंगे का शरीर हवा में दूर और दूर उड़ता जा रहा था। वह निशब्द थी। विक्रम सिंह, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अग्नि राठौर ने गुस्से में उसे घूरा। महामहिम ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। वह उसके लिए इतनी दूर तक गया और वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, और अब वह उस पर चिल्ला रही है। विक्रम सिंह बहुत गुस्से में है। तुम परीक्षा पास करना चाहती हो, है ना? इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। विक्रम सिंह मुड़ा और गुस्से में चला गया। पलक झपकते ही बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो गया। अग्नि राठौर। विक्रम सिंह के आने और जाने में कुल 3 सेकंड का समय लगा, इसलिए जब चाओगे और अन्य लोग दौड़कर बाहर आए तो उन्होंने केवल धूल और दीवार का एक बड़ा हिस्सा गायब देखा। डुआन चाओगे, शियाओ की राठौर। सभी ने अग्नि राठौर को विशेष रूप से उलझन भरे भाव से बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मंजरी, मिस मालकिन, क्या हुआ? अभी अभी वह कौन था? अग्नि राठौर ने अपनी कनपटी मली। विक्रम सिंह ने जो कहा उसका वास्तव में क्या मतलब था? अगर वह हस्तक्षेप करता है तो वह सच में इस बार परीक्षा में फेल हो सकती है। हालांकि मूल्यांकन परीक्षा परिणाम तारे के टुकड़े से जुड़े हैं, और तारे का टुकड़ा एकमात्र खजाना है जो उसके सुंदर गुरु को बचा सकता है। अग्नि राठौर पहले से कहीं अधिक उत्तेजित थी। राठौर घराने से निकलने के बाद विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें काली थीं। चांग सैन विक्रम सिंह के करीब रहा और राजकुमार के उग्र चेहरे को देखकर उसने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। बैंक धमाका। विक्रम सिंह ने डीन जुओ के कार्यालय का दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। दरवाजे के अंदर के लोगों ने सदमे में बाहर की दिशा में देखा। मूल रूप से सम्राट महामहिम बड़ी गति के साथ राजसी विद्यापीठ पहुंचे थे। जब डीन जुओ ने महामहिम को व्यक्तिगत रूप से आते देखा तो उनके दिल की धड़कन रुक गई और उन्हें बहुत बुरा एहसास हुआ। क्या सच में इतना बवाल हो गया है? जब सम्राट महामहिम पहुंचे तो उनकी आंखें गुस्से से भड़क रही थीं, डीन जुओ को घूर रही थीं। कोई भी अनावश्यक शब्द कहे बिना उन्होंने बस इतना घोषित किया, मैं तुम्हें अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र सौंपने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, अन्यथा तुम परिणाम भुगतोगे। महाराज, डीन जुओ अपना बचाव करने के लिए घुटनों के बल बैठना चाहते थे, लेकिन सम्राट महामहिम ने केवल ठंडेपन से अपना हाथ हिलाया। मैं स्पष्टीकरण नहीं सुनूंगा। डीन जुओ लगभग रोने ही वाले थे। सम्राट आर्यावर्त कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। घोड़े की पीठ पर जन्मे वे निर्णायक और निर्मम थे। हालांकि हाल के वर्षों में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने लोगों को मारना बंद कर दिया था और अधिक मिलनसार दिखने लगे थे। डीन जुओ ने चिल्लाकर कहा, लेकिन महाराज, मिस कुमारी अग्नि राठौर का पेपर पहले ही जमा किया जा चुका है, फिर यहाँ मिस वो अग्नि का पेपर कैसे हो सकता है? सम्राट आर्यावर्त ने उपहास किया और जाली परीक्षा पत्र डीन जुओ के चेहरे पर फेंक दिया। जुओ हे डीन जुओ, तुम मुझे इससे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। परीक्षा पत्र सीधे डीन जुओ के चेहरे पर लगा, फिर हल्के से जमीन पर तैरता हुआ सीधे उनके सामने आ गिरा। डीन जुओ ने इस पर एक नज़र डाली। मेरा दिल तुरंत जोर से कस गया। ये वह परीक्षा पत्र था जिसे उसने खुद लिखा था। महामहिम, आपने वास्तव में ध्यान दिया। उस पल डीन जुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्हें अपने दिल में एक अभूतपूर्व तनाव महसूस हुआ। ओह नहीं, महामहिम इसे कैसे समझ सकते थे? क्या महामहिम उनका परीक्षण कर रहे थे या उनके पास ठोस सबूत थे? महाराज, यह मिस कुमारी अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र है। डीन जुओ ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। परीक्षा संख्या और यह नाम देखें। सम्राट महामहिम ने केवल उपहास किया। हवा ठिठुरन भरी थी और हत्या के इरादे से भरी थी। सम्राट महामहिम ने ठंडी आह भरते हुए कहा, ये राजसी विद्यापीठ अब तुम्हारी कमान में है, इसलिए यदि आज परीक्षा पत्र नहीं मिला तो मैं अग्नि राठौर को मुआवजे के रूप में तुम्हारा सिर दूंगा। डीन जुओ ने हौंफते हुए सांस ली। यह इतना गंभीर है? उसने चुपके से सम्राट महामहिम की ओर देखा और पाया कि सम्राट एक ठंडी आभा से घिरे हुए थे और उनमें से हत्या का इरादा छलक रहा था। यह कोई मजाक नहीं है। डीन जुओ बेहद व्यथित थे। वह परीक्षा पत्र अभी भी मेरी जेब में है, क्या मुझे इसे सौंप देना चाहिए? सम्राट महामहिम ने उपहास किया, अगर तुम परीक्षा पत्र ढूंढ लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाते जुओ हे डीन जुओ, तो तुम्हें अग्नि राठौर को अपना सिर देकर कीमत चुकानी होगी। डीन जुओ लगभग रोने ही वाले थे। यह इतना गंभीर नहीं हो सकता। बात मौत तक क्यों पहुंच गई? लेकिन डीन जुओ जो नहीं जानते थे वह यह था कि महल में विक्रम सिंह द्वारा सम्राट महामहिम को पूरी तरह से अपमानित किया गया था। कितना अपमानजनक! बदला लेने के लिए सम्राट महामहिम अब उसे डीन जुओ को मारने वाले थे। महाराज, यह विनम्र सेवक, क्या मैं जाकर खुद इसे ढूंढूं? सम्राट महामहिम ने उसे ठंडे भाव से देखा। अगर डीन लू यहाँ होते तो सम्राट महामहिम स्वाभाविक रूप से इतने अपमानजनक नहीं होते। नहीं, अगर डीन लू यहाँ होते तो ऐसा कभी नहीं होता।
जैसे ही डीन जुओ कमरे से बाहर निकले और सांस छोड़ी, मुख्य प्रबंधक की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। डीन जुओ, क्या मैं आपके साथ चलूं? मुख्य प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। डीन जुओ क्या कह सकते थे? डीन जुओ कुछ नहीं कह सके और उन्हें अपने चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करना पड़ा। जबरन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, कृपया इधर से। मुख्य प्रबंधक। केस फाइल कक्ष के अंदर शिक्षक वू ने लाचारी से डीन जुओ की ओर देखा। अब हमें क्या करना चाहिए? डीन जुओ ने उसे गुस्से से घूरा, चेतावनी देते हुए कि वह एक शब्द भी न बोले। फिर डीन जुओ फाइलों को देखने गए और ऐसा करते समय उन्होंने चुपके से मुख्य प्रबंधक की ओर देखा। इस बीच मुख्य प्रबंधक ने उन पर कड़ी नज़र रखी। डीन जुओ के पास पेपर को बाहर निकालने और उसे वापस फाइल में रखने का कोई मौका नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। डीन जुओ ने ऊपर देखा। महामहिम युवराज, वह यहाँ क्यों है? विक्रम सिंह ने डीन जुओ को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने केवल बटलर फैंग से पूछा, क्या स्थिति है? हम उस परीक्षा पत्र को अभी तक नहीं ढूंढ पाए, बटलर ने कहा। विक्रम सिंह की आंखों में एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वह अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसकी बर्फीली आंखें डीन जुओ पर टिकी थीं और उसकी नज़र गहरे अर्थ से भरी थी। विक्रम, तुम यहाँ कैसे आए? सम्राट महामहिम ने हो हल्ला सुना और लोगों के एक समूह को केस फाइल कक्ष में ले आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने विक्रम सिंह को देखा। इस छोकरे को भी इसमें दिलचस्पी है। विक्रम सिंह ने उपहास किया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चुप रहा। इस समय महामहिम एक ऐसी आभा बिखेर रहे थे, मैं बहुत नाखुश हूं और मैं किसी को मारना चाहता हूं। बाकी सभी ने उससे दूरी बनाए रखी। सम्राट महामहिम को यह अजीब लगा कि कोई विक्रम सिंह को इस हद तक उकसा सकता है। एक मिनट रुको, उसका राजकुमार आमतौर पर विवाद होते ही हिसाब चुकता कर देता है, वह उन्हें रात भर टिकने नहीं देता। इस साम्राज्य में क्या कोई संभवतः उसे इस हद तक क्रोधित कर सकता है और उसे बदला लेने से रोक सकता है? सम्राट महामहिम को यह बेहद अजीब लगा। सम्राट की उत्सुक नज़र को महसूस करते हुए महामहिम ने सम्राट आर्यावर्त सम्राट महामहिम को गुस्से से घूरा। वह एक नज़र किसी भेड़िए की नज़र जैसी थी। सम्राट महामहिम, हम ये छोकरा, यहाँ तक कि मैं सम्राट भी उससे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता, फिर भी किसी की हिम्मत हुई। सम्राट महामहिम सच में बहुत उत्सुक थे। हालांकि अब उन्हें अपना ध्यान डीन जुओ की ओर लगाना था। क्या स्थिति है? डीन जुओ ने मूल रूप से परीक्षा पत्र सौंपने का इरादा किया था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया है और इस बात पर जोर देंगे कि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि महामहिम पधार चुके हैं। डीन जुओ काव्या स्वर्णिका के चाचा हैं और चौहान परिवार जुओ परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य हैं, इसलिए वे बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं। काव्या स्वर्णिका ने एक बार एक उच्च स्तरीय पारिवारिक बैठक में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा था। उसने कहा था कि वह निश्चित रूप से विक्रम सिंह से शादी करेगी और विक्रम सिंह के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। इसलिए जब डीन जुओ ने विक्रम सिंह को देखा तो वे बहुत खुश हुए। क्या यह उनका दामाद नहीं था? उसके आसपास होने से सम्राट महामहिम निश्चित रूप से उन्हें जाने देंगे, छोड़ देंगे, है ना? इसलिए डीन जुओ ने उदास चेहरे के साथ सीधे घुटने टेक दिए। महाराज, हमने पूरे केस फाइल कक्ष की तलाशी ली है, लेकिन कोई अतिरिक्त फाइलें नहीं हैं। बुजुर्ग फैंग ने पहले जो जमा किया था वह वास्तव में अग्नि राठौर की फाइल दस्तावेज थी। सम्राट महामहिम आग बबूला हो गए। कैसा डीन जुओ है? तथ्य इतने स्पष्ट हैं, फिर भी वह अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है। ये बिल्कुल असहनीय है। सम्राट महामहिम इतने क्रोधित थे कि उन्होंने लेफ्ट डीन जुओ के कंधे पर लात मारी। तुम विश्वासघाती मंत्री! महाराज, इस विनम्र सेवक को सच में कोई अंदाजा नहीं है वास्तव में क्या हुआ है। कृपया महाराज गहन जांच करें और किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न करें। डीन जुओ ने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, शिक्षक वो पहले ही जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। उनका दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अब उन्हें अंततः समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। किन्नबाई यहाँ हैं, मुख्य प्रबंधक यहाँ हैं, बुजुर्ग फैंग यहाँ हैं, सम्राट महामहिम यहाँ हैं, महामहिम युवराज यहाँ हैं। पता चला है कि वे सभी अग्नि राठौर के स्क्रॉल के लिए आए हैं। उस पल शिक्षक वो डर गए थे, वह पश्चाताप से भर गए थे। अगर मुझे पता होता कि बातें इस हद तक बढ़ जाएंगी तो मैं डीन जुओ का पक्ष लेने के लिए अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र कभी नहीं चुराता, भले ही इसके लिए मुझे जान देनी पड़ती। अब हम क्या करें? शिक्षक वो हवा में मुड़ने वाले पत्ते की तरह डर से कांपने लगे। इस समय उपस्थित सभी लोगों का ध्यान डीन जुओ पर केंद्रित था। सम्राट महामहिम ने उपहास करते हुए कहा, इसे पकड़ लो। जब तुम्हें परीक्षा पत्र मिल जाएगा तब हम फिर बात करेंगे। इसके साथ ही सम्राट महामहिम मुड़े और चल दिए। अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। मायने ये रखता था कि उनके राजसी विद्यापीठ का प्रबंधन वास्तव में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। सम्राट आर्यावर्त इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे?
दीन जुओ आश्चर्यचकित रह गए, वे क्रोधित और घबराए हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्राट महामहिम उन्हें बिना किसी सबूत के पद से हटा देंगे। उन्होंने याचना भरी नज़रों से विक्रम सिंह की ओर देखा। महामहिम, महामहिम, मैं सच में निर्दोष हूँ। मैं सच में कुछ नहीं जानता। सम्राट महामहिम आग बबूला हो गए। उसने वास्तव में विक्रम सिंह से मदद मांगी, लेकिन फिर किसी अस्पष्ट कारण से महामहिम ने एक मजाकिया नज़र से सम्राट महामहिम की ओर देखा और कहा, क्या बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना थोड़ा अनुचित नहीं है? सम्राट महामहिम और भी अधिक क्रोधित हो गए। विक्रम सिंह, यहाँ से बाहर निकलो। महामहिम का स्वाभाविक रूप से विद्रोही स्वभाव सामने आ गया। वे न तो स्वर्ग से डरते थे और न ही पृथ्वी से, और सम्राट आर्यावर्त से तो और भी कम डरते थे। ये सुनकर उन्होंने केवल उपहास किया, महाराज, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास कोई सबूत है? सम्राट महामहिम आग बबूला हो गए। वह जानते थे ये छोकरा उन्हें परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ था। सम्राट महामहिम गुस्से में पागल हो गए और दहाड़ते हुए बोले, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। हालांकि विक्रम सिंह बैठे रहे, एक पंख की तरह अविचलित। सम्राट महामहिम जितने अधिक क्रोधित हुए, वह उतना ही शांत रहा। उसने धीरे धीरे अपने लिए एक कप खुशबूदार चाय भी डाली और इत्मीनान से एक घूंट लिया। दीन जुओ अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। आखिरकार काव्या स्वर्णिका सही थी। महामहिम उसे पसंद करते हैं। क्योंकि वह उसे पसंद करते हैं, इसलिए महामहिम जुओ है दीन जुओ की खातिर सम्राट महामहिम का सामना करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या राजकुमार है जो अपने राज्य से ज्यादा सुंदरता से प्यार करता है? दीन जुओ अंदर ही अंदर रोमांचित थे, लेकिन बाहर से उन्होंने एक मासूम और व्यथित भाव बनाए रखा। महामहिम, कृपया सम्राट महामहिम के साथ अच्छी तरह से बात करें। यह विनम्र सेवक वास्तव में कुछ नहीं जानता। अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र वास्तव में जमा किया गया है। उसकी विफलता वास्तव में उसकी अपनी क्षमता की कमी के कारण है। उसने पेपर में अच्छा नहीं किया, लेकिन आप उसके खराब प्रदर्शन के लिए पेपर जांचने वाले शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते, है ना? अगर यह कोई और होता, अगर यह हमारी काव्या स्वर्णिका होती, तो उसे निश्चित रूप से प्रथम स्थान मिलता। वह कैसे फेल हो सकती थी? इसलिए यदि हमें वास्तव में किसी को दोष देना है, तो हम केवल अग्नि राठौर को अच्छी तरह से अध्ययन न करने के लिए दोष दे सकते हैं, है ना? या शायद सम्राट महामहिम इतने क्रोधित थे कि वे लगभग बेहोश ही हो गए। तुम जुओ है दीन जुओ, तुम विक्रम सिंह को मनाने के लिए काव्या स्वर्णिका का उपयोग कर रहे हो, है ना? सम्राट महामहिम ने विक्रम सिंह को गुस्से से घूरा। काव्या स्वर्णिका के बारे में उनकी धारणा तुरंत खराब हो गई। विक्रम सिंह, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो? सम्राट महामहिम की भौहें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उपस्थित सभी लोग पिता और पुत्र से भयभीत थे। एक अपने जीवन के सुनहरे दौर में एक सम्राट है, दूसरा एक शानदार युवा युवराज। यदि वे टकराते हैं तो किस तरह की लपटें उठेगी? क्या पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? हालांकि विक्रम सिंह शांत रहे और बोले, मैं केवल सबूतों को देखता हूं। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? सम्राट महामहिम ने उपहास किया। उनकी राजसी बाघ जैसी आंखें अचानक जमीन पर घुटने टेके शिक्षक वू की ओर घूमी। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक वू का शरीर जोर से कांपता रहा, जो उनके अंदर के अत्यधिक भय को प्रकट कर रहा था। और उपस्थित हर कोई एक चतुर और गणना करने वाला व्यक्ति था। विशेष रूप से वे जो सम्राट महामहिम के आसपास थे। वे सभी ऐसे लोग हैं जो साम्राज्य में सत्ता के शिखर पर खड़े हैं। सम्राट महामहिम ने उसे इशारा किया और मुख्य प्रबंधक तुरंत समझ गए। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने शिक्षक वू को अपने हाथ में उठा लिया। शिक्षक वू ने अब तक जिस सर्वोच्च अधिकारी से मुलाकात की थी, वह राजसी विद्यापीठ के डीन थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, विशेष रूप से सम्राट और युवराज को सार्वजनिक रूप से लड़ते हुए। वह बहुत डरे हुए थे। यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र नहीं चुराया। शिक्षक वू ने हताशा से संघर्ष किया। क्या हमने कहा कि अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र चोरी हो गया था? तुम्हें कैसे पता चला? मुख्य प्रबंधक ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, शिक्षक वू का दिमाग सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। मुख्य बटलर ने उसका गला पकड़ लिया। हम 3 तक गिनेंगे। अगर तुम अभी भी सच नहीं बताते हो, तो न केवल तुम मरोगे, बल्कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पूरा खानदान, विस्तारित परिवार। 3, 2, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। शिक्षक वो की कुछ न बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? उसे भले ही अपनी मौत की परवाह न हो, लेकिन उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार और दोस्त तो थे। ये दीन जुओ थे। दीन जुओ ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे अग्नि राठौर का परीक्षा पत्र चुराने के लिए मजबूर किया। शिक्षक वू ने तुरंत दीन जुओ को फंसा दिया। क्या? उपस्थित सभी लोगों ने दीन जुओ को घूरा। इस पल दीन जुओ ऐसे लग रहे थे मानो उन पर बिजली गिर गई हो। नहीं,
नहीं, डीन जुओ सीधे सम्राट आर्यावर्त के सामने घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, वू मिंग बकवास कर रहा है और निराधार आरोप लगा रहा है। मैं उसे ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकता हूँ? क्या मैं एक मामूली लड़की के स्तर तक गिर जाऊंगा? चूंकि शिक्षक वू ने पहले ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे इसे स्पष्ट रूप से कहें। डीन जुओ, अग्नि राठौर बहुत ही उत्कृष्ट है। उसका परीक्षा पत्र दोषरहित है, एक पूर्ण स्कोर, परफेक्ट स्कोर जो इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको भले ही परवाह न हो, लेकिन अपनी भविष्य की युवरागी काव्या स्वर्णिका की खातिर क्या आप चिंतित नहीं होंगे? भविष्य की युवरागी, सम्राट महामहिम ने उपहास किया। चूंकि सम्राट महामहिम ने पहले ही उनकी प्रशंसा कर दी थी, इसलिए उन्होंने खुद को नहीं रोका। उन्होंने कहा, देखो इन सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए गए हैं। पहली कुछ श्रेणियां, जिनमें लगन और रटने की क्षमता का परीक्षण किया गया, ठीक हैं। लेकिन चौथी श्रेणी को देखो। सम्राट महामहिम की भौहें स्पष्ट प्रशंसा के साथ सिकुड़ गईं। इस प्रश्न का उत्तर देखो। कितना नवीन, कितना शानदार। एक नज़र में स्पष्ट है कि उसे गहरा ज्ञान है और उसकी नींव मजबूत है। वह एक असाधारण प्रतिभा है। विक्रम सिंह ने हल्की सी ठंडी आह भरी। वह कैसे नहीं जानता? हालांकि विक्रम सिंह, वह परीक्षा देने नहीं गई थी। वह परीक्षा देने गई थी। परीक्षा पत्र कहाँ है? महामहिम ने सम्राट महामहिम की ओर देखा। सम्राट महामहिम, ये क्या उसे नहीं चुना गया? विक्रम सिंह ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। सम्राट महामहिम, सम्राट आर्यावर्त, इस साम्राज्य का आपका प्रबंधन भी इतना बढ़िया नहीं है, विक्रम सिंह ने व्यंग्य के लहजे में कहा। किसी की उसकी छोटी अग्नि को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ये दिलचस्प है। केवल वही छोटी अग्नि को धमका सकता है। किसी और की उसे धमकाने की हिम्मत है तो उन्हें मर जाना चाहिए। सम्राट आर्यावर्त, विक्रम सिंह के उपहास को सहन करने में असमर्थ, ने मेज पर मुक्का मारा। धिक्कार है। वे इतने अच्छे परीक्षा पत्र को कैसे छोड़ सकते हैं? वे क्या सोच रहे थे? गार्ड, मैं जाऊंगा। महामहिम खड़े हो गए। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मानो किसी ठंडी रोशनी से घिरी हों। उसके लोगों को धमकाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सच में दिलचस्प है। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मुख्य प्रबंधक ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया। महाराज, महामहिम, किन्नबाई और बुजुर्ग फैंग लौट आए हैं। सम्राट महामहिम ने विक्रम सिंह से कहा। वे इसका कारण जानने के लिए राजसी विद्यापीठ गए थे। इस बार वे निश्चित रूप से लड़की वो अग्नि का परीक्षा पत्र वापस लाएंगे। हालांकि जब बुजुर्ग फैंग अंदर आए तो वे गुस्से से भरे हुए थे। ये देखते ही सम्राट महामहिम ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या हो रहा है? महाराज, डीन जुओ व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ केस फाइल दस्तावेज कक्ष में गए और मिस कुमारी अग्नि राठौर की केस फाइल निकाली, लेकिन बुजुर्ग फैंग काफी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। संतुष्ट नहीं हैं? सम्राट महामहिम ने उलझन भरे भाव से बुजुर्ग फैंग की ओर देखा। बुजुर्ग फैंग चुप रहे और उन्होंने सम्राट आर्यावर्त को स्क्रॉल प्रस्तुत किया। सम्राट महामहिम ने स्क्रॉल उठाया और आश्चर्य से कहा, ओह, ये वो अग्नि का स्क्रॉल है। उसकी लिखावट देखो। हर एक स्ट्रोक, रेखा, हर एक पंक्ति कितनी सुंदर है। हा 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 हा। हालांकि जब सम्राट महामहिम की नज़र नीचे गई तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि स्क्रॉल बड़े क्रॉस एक्स के निशान से ढका हुआ था जो आंखों को चुभ रहे थे। इतने सारे क्रॉस, ये कैसे संभव है? सम्राट महामहिम ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। विक्रम सिंह ने त्योरियां चढ़ाईं। सम्राट महामहिम के हाथ से स्क्रॉल छीन लिया, बस एक नज़र डाली, फिर उसे मेज पर पटक दिया और उपहास करते हुए कहा, यह उसका स्क्रॉल नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? सम्राट महामहिम ने त्योरियां चढ़ाईं। विक्रम सिंह ने उपहास किया। रूप में समान लेकिन आत्मा में नहीं, इतनी भद्दी नकल, फिर भी इसे दिखाने और खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत की। यह एक संयोग ही था कि अग्नि राठौर के अन्य पेपर भी वहीं थे, इसलिए सम्राट महामहिम ने वास्तव में तुलना करने के लिए 2 और पेपर निकाले। बिना तुलना के ये ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन इस तुलना के साथ ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। सम्राट महामहिम का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत, क्रोधित हो गया। विक्रम सिंह ने उपहास किया। सम्राट आर्यावर्त, आप अपने साम्राज्य का इतनी अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। एक कॉपी नकल किए गए परीक्षा पत्र से आपको मूर्ख बनाने की कोशिश। अगर लोगों को पता चला तो वे 10 साल तक आप पर हंसेंगे। सम्राट आर्यावर्त पहले से ही काफी आग बबूला थे, लेकिन अब जब विक्रम सिंह इस तरह से उनका मजाक उड़ा रहा था और ताना मार रहा था तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। स्मैक, धमाका। उन्होंने मेज पर अपना हाथ पटका। चलो चलते हैं। महाराज, चीजों को खराब होते देखकर किन्नबाई ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सम्राट महामहिम ने उसे सीधे लात मारी। चुप रहो, मेरे रास्ते से हट जाओ। सम्राट महामहिम गुस्से में राजसी विद्यापीठ की ओर चल पड़े। क्या वह अग्नि राठौर को नापसंद नहीं करता? वह वास्तव में उसे परीक्षा देते हुए क्यों देख रहा है? इस कथन में बहुत सारी जानकारी है। सबसे ज्यादा स्तब्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डीन जुओ थे।
उन्हें पूरे दिल से विश्वास था कि महामहिम काव्या स्वर्णिका के लिए उनका विशेष ख्याल रखेंगे, लेकिन महामहिम काव्या स्वर्णिका। महामहिम ने उपहास किया, काव्या स्वर्णिका क्या चीज़ है? दीन जुओ को अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ। काव्या स्वर्णिका क्या चीज़ है? यह क्या है? चौहान जुओ परिवार के लिए यह शायद सबसे बुरी खबर है। महामहिम काव्या स्वर्णिका को पसंद करते हुए नहीं लग रहे हैं। अगले दिन अग्नि राठौर सुबह सुबह दीवार फांद कर पड़ोसी के घर गई। दादाजी फैंग, अग्नि राठौर ने उत्साह और उत्सुकता से कहा। हर सुबह नाश्ते के बाद दादाजी फैंग आंगन में टहलते थे। जब बुजुर्ग फैंग ने अग्नि राठौर को अपने ही सूखे कुएं से बाहर निकलते देखा तो वे लगभग चौंक गए। तुम छोटे बदमाश, बुजुर्ग फैंग ने चिढ़कर लड़की को घूरा। तुम सुबह सुबह सूखे कुएं में क्यों छिपी हो? यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है जो साधना के लिए फायदेमंद है, अग्नि राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बकवास कर रही हो। बूढ़े मास्टर फैंग ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अग्नि राठौर मुस्कुराए और उसने बूढ़े मास्टर फैंग का हाथ पकड़ लिया। बूढ़े मास्टर, आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं? मेरी वर्तमान ताकत को देखिए। अग्नि राठौर ने हिडन स्पिरिट स्टोन, छिपा हुआ आध्यात्मिक पत्थर, हटा दिया। जब दादाजी फैंग ने ये देखा तो उनकी आंखों में रोशनी की एक चमक कौंध गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अग्नि राठौर की वर्तमान ताकत वास्तव में पहुंच गई थी। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा व्यक्ति अग्नि राठौर द्वारा दिखाई जा रही ताकत से चौंक गया। 5 स्टार स्पिरिट मास्टर, 5 सितारा आध्यात्मिक गुरु का क्षेत्र। अग्नि राठौर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास से देखा, कुछ ही दिन पहले तुम केवल 4 सितारा आध्यात्मिक गुरु के क्षेत्र में थी। ये हास्यास्पद है। परीक्षा पत्र बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था और पदोन्नति प्रगति की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यह आसमान छू रही थी। ईमानदारी से कहूं तो बूढ़े व्यक्ति ने इन वर्षों में अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन उन्होंने सच में अग्नि राठौर जैसा कोई नहीं देखा। अग्नि राठौर आत्मसंतुष्टि से हंसी। तुम बच्ची, तुमने साधना कैसे की? बूढ़ा व्यक्ति ने शब्द था। क्या ये बच्चा लोगों को उकसाने के लिए पैदा हुआ था? कौन कहने की हिम्मत करता है कि वह बेकार हो गई है? कौन कहने की हिम्मत करता है कि वह प्रतिभाशाली नहीं है? अभी वह स्पष्ट रूप से प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा है। अग्नि राठौर ने अपना सिर झुकाया और अपने सामने सूखे कुएं की ओर इशारा किया। अंदर साधना करना अविश्वसनीय रूप से तेज है। दादाजी फैंग ने सोचा कि लड़की बकवास कर रही है, इसलिए उन्होंने उसके चिकने माथे पर उंगली चुभोई और कहा, तुम बस बकवास कर रही हो। अग्नि राठौर कुछ भी बताए बिना हंसी। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? बूढ़े मास्टर फैंग ने घमंडी मुद्रा बनाते हुए अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए पूछा। कल रात की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि वे चौहान परिवार और राजसी विद्यापीठ के धोखाधड़ी घोटाले से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें कड़ाई से गोपनीय रखा गया है और बाहरी दुनिया में लीक नहीं किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की चिंतित है। दादाजी, मैंने सुना है। अग्नि राठौर ने बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा, चलते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा, सूची बाहर आ गई है? हम। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। मैंने सुना है, मैं अंदर नहीं हूँ। अग्नि राठौर ने बूढ़े व्यक्ति को देखा। क्या तुम घबराई हुई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि राठौर ने अपनी छाती थपथपाई। मुझे साम्राज्य पर विश्वास है, मुझे महामहिम पर विश्वास है और मुझे आप पर विश्वास है, दादाजी। बात करते करते वे मंडप पवेलियन में पहुंच गए। अग्नि राठौर ने जल्दी से एक रूमाल से पत्थर की बेंचों को साफ किया और बूढ़े व्यक्ति को बैठने में मदद की। बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े बटलर प्रबंधक की ओर देखा, फिर बूढ़ा प्रबंधक आसपास नजर रखने के लिए बाहर चला गया। अग्नि राठौर ने ध्यान से सुना। परिणाम आ गए हैं, दादाजी फैंग ने कहा। सूची आज राजसी विद्यापीठ के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएगी। अग्नि राठौर को शांत और इत्मीनान में देखकर बूढ़ा व्यक्ति निशब्द था। क्या तुम बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हो? मैं क्यों घबराऊंगी? ये सब आपकी वजह से है, दादाजी। अग्नि राठौर बूढ़े व्यक्ति के शांत व्यवहार से जान गई थी कि उसके साथ हुई धोखाधड़ी का मामला सुलझ गया है, अन्यथा बूढ़ा व्यक्ति उससे भी अधिक क्रोधित होता। बुजुर्ग फैंग ने अग्नि राठौर के छोटे सिर पर उंगली चुभोई। तुम छोटे बदमाश, तुम सच में बहुत ही सहज हो। जैसी तुम्हारी इच्छा थी, तुमने अंततः अपना प्रथम स्थान वापस जीत लिया है। ओह, इसके पीछे कोई कहानी है। बेशक इसके पीछे एक कहानी है। ये बिल्कुल रोमांचकारी है, बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी व्याख्या शुरू करते हुए कहा। जब अग्नि राठौर सुन रही थी, उसने चायदानी से बूढ़े व्यक्ति के लिए आधा कप चाय डाली। ओह, कूलिंग चाय। बूढ़े मास्टर फैंग ने तुरंत इसकी महक से इसे पहचान लिया और सुखद आश्चर्यचकित हुए। तुम्हें ये कूलिंग चाय कहाँ से मिली? क्या तुमने इसे मास्टर लिंगू से लिया है? मास्टर लिंगू, वह बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं। अग्नि राठौर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने इसे बनाया है, दादाजी। आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी फैंग ने अग्नि राठौर को आश्चर्य से देखा। तुम छोटी बच्ची, तुम सच में आश्चर्य से भरी हो।
तुम इस कूलिंग चाय को भी बना सकती हो, ये बस अद्भुत है। दादाजी फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बेकार सी दिखने वाली लड़की अपने अंदर इतने सारे आश्चर्य समेटे होगी। उसकी प्रगति की गति आश्चर्यजनक थी। आत्मा सरणी स्पिरिट एरेक में उपयोग की जाने वाली तकनीकें वास्तव में लुभावनी हैं। वे अभी भी कूलिंग चाय बना सकते हैं। ये कम से कम एक मास्टर स्तर की तकनीक है। अग्नि राठौर ने विजयपूर्वक मुस्कुराते हुए सोचा, ये सही है, मुख्य भूमि महाद्वीप पर सबसे उत्तम और सुंदर गुरु होने के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। उसके सामने कूलिंग चाय क्या है। अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराए, अगर दादाजी को ये पसंद है तो मैं इसे बाद में आपके लिए फिर से बनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बूढ़े मास्टर फैंग ने अपना जैद नीलम जैसा चाय का प्याला पकड़ा, धीरे धीरे उसकी चुस्की ली और बहुत अच्छे मूड में अग्नि राठौर को कल की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और कहा, उस समय महामहिम गलत पक्ष में खड़े थे और मैं सच में इसके बारे में चिंतित था, लेकिन सौभाग्य से महामहिम बाद में सही पक्ष में आ गए। अग्नि राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं। इस विक्रम सिंह को हमेशा उसकी योजनाओं को बर्बाद करने की आदत सी लगती थी। उसने अपना सिर झुकाया और बूढ़े मास्टर फैंग से पूछा, अगर विक्रम सिंह चीजें बर्बाद कर देता है, भले ही सम्राट महामहिम जोड़ दे, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। बुजुर्ग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और अग्नि राठौर से पूछा, क्या तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? सच यह है कि क्या विक्रम सिंह सच में सफल हो सकता है? अग्नि राठौर ने मजाकिया लहजे में कहा, उस पर विश्वास न करते हुए। बुजुर्ग फैंग ने सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि राठौर ने मेज पर अपना हाथ पटका। विक्रम सिंह युवराज है, लेकिन सम्राट महामहिम सम्राट हैं। एक सम्राट युवराज की बात कैसे सुन सकता है? लेकिन मत भूलो, महल में अभी भी एक राजमाता एम्प्रेस डोवेगर हैं, बुजुर्ग फैंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम उस राजमाता से नहीं मिली हो। अगर तुम मिली होती तो तुम सब कुछ समझ जाती। मैंने उन्हें देखा है, अग्नि राठौर ने कहा, उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। जब मैं छोटी थी, राजमाता ने मुझे एक बार बुलाया था। मेरी याद में वह बेहद सख्त, गंभीर और मान करने वाली थीं। उनके तुम्हारे साथ सख्त होने के अलावा और क्या हो सकता था? उस समय तुम महामहिम की मंगेतर थी, इसलिए मानक सख्त होने ही थे। बेहतर होगा कि तुम उन्हें एक शासक रूलर के पैमाने से मापो। बुजुर्ग फैंग बस मुस्कुराए। हाँ, आपका मतलब है कि राजमाता विक्रम सिंह को बहुत ज्यादा बिगाड़ती, लाड़ प्यार करती हैं। बुजुर्ग फैंग ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ आसमान तक लाड़ प्यार किया जाना नहीं है, ये चरम सीमा तक लाड़ प्यार किया जाना है। अग्नि राठौर। बुजुर्ग फैंग कड़वाहट से मुस्कुराए, तुम बाद में जब उनसे मिलोगी तो देखोगी। ये बूढ़ी औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अग्नि राठौर। जब अग्नि राठौर और बूढ़े मास्टर फैंग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बाहर प्रबंधक फैंग के कदमों की आहट सुनी। मास्टर मालिक, राजकुमारी मू आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं, प्रबंधक फैंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। राजकुमारी मू? क्या वह मू याओ याओ नहीं है? मास्टर फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वे बोल पाते, बाहर से मू याओ याओ की तीखी आवाज आई, यह मेरे नाना का घर है, मैं क्यों नहीं आ सकती? यहाँ से बाहर निकलो, तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। ये कहते हुए मू याओ याओ दौड़ते हुए आ गई। मंडप पवेलियन में दादाजी फैंग को देखकर मू याओ याओ ने तुरंत एक आकर्षक और प्यारी मुस्कान बिखेरी, लेकिन जब उसकी नज़र अग्नि राठौर पर पड़ी तो उसकी आंखों में तुरंत नफरत का एक अघोषित भाव उभर आया। अग्नि राठौर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मू याओ याओ ने त्योरियां चढ़ाईं, उसकी आंखों में स्पष्ट गुस्सा झलक रहा था जब उसने अग्नि राठौर को घूरा। अग्नि राठौर ने कंधे उचकाए। मैं यहाँ हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? दादाजी, ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मू याओ याओ ने बूढ़े व्यक्ति से सवालिया लहजे में पूछा। बूढ़े मास्टर फैंग तुरंत अप्रसन्न हो गए। मानव स्वभाव पक्षपाती होता है। बूढ़े व्यक्ति ने मू याओ याओ की तुलना में युवा पीढ़ी अग्नि राठौर को अधिक पसंद किया, क्योंकि अग्नि राठौर एक कनिष्ठ जूनियर की उनकी छवि में पूरी तरह फिट बैठती है। ये छोटी लड़की केवल 13 वर्ष की है, फिर भी वह बुद्धिमान, सुंदर, प्यारी, प्रतिभाशाली, सक्षम है, जानती है कि खुद को कैसे संचालित करना है और व्यवहार कुशल है, उसके गुण अनगिनत हैं। लेकिन मू याओ याओ सिर्फ एक बिगड़ी हुई, जिद्दी लड़की है जो केवल लेना जानती है और जिसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ा गया है। लोग तुलना के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, और इस तुलना के बाद बूढ़े मास्टर फैंग को अग्नि राठौर और भी अधिक पसंद आने लगी। इसलिए बूढ़े मास्टर फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं, क्या तुम्हें कोई काम है? ये सुनकर मू याओ याओ ने तुरंत अग्नि राठौर को नज़रअंदाज कर दिया। वह दादाजी फैंग के बगल में खिसक आए और उनकी बांह पकड़कर बोली, दादाजी, मैं आपके लिए किसी को लाई हूँ। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। नाना जी, बूढ़े व्यक्ति ने सुधारा। लेकिन मू याओ याओ को कोई परवाह नहीं थी। उसने दादाजी फैंग की बांह हिलाई। दादाजी, क्या आप सेवानिवृत्त होकर अपने गृहनगर वापस नहीं जाने वाले हैं? क्या आप ये घर नहीं बेचने वाले हैं? आप इसे बेचने के बजाय मुझे क्यों नहीं दे देते? तुम्हें दे दें? तुम्हारी इतनी हिम्मत?
अग्नि राठौर ने चिढ़कर मू याओ याओ की ओर देखा। ये जगह पूरी तरह से शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भरी हुई है और तुम में ये कहने की हिम्मत है कि इसे मुझे दे दो। बुजुर्ग फैंग ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। दादाजी, आप मुझे इसे मुफ्त में नहीं देने वाले। उसकी आवाज़ में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। दादाजी, अगर आप मुझे इसे मुफ्त में नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी रियायत दे दीजिए। ये कहते हुए मू याओ याओ ने अंदर आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर रुख किया और कहा, कुलपति याओ, यह मेरे नानाजी हैं, बुजुर्ग फैंग। मू याओ याओ दादाजी फैंग की ओर मुड़ी और बोली, दादाजी, ये याओ परिवार के सबसे बड़े बेटे, याओ परिवार के वर्तमान मुखिया और एक प्रसिद्ध शाही व्यापारी याओ जोंग हैं। याओ परिवार का व्यवसाय पूरे साम्राज्य में फैला हुआ है और ये 3 प्रमुख व्यापारी समूहों में से एक है। बुजुर्ग फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं, अपना हाथ हिलाया और मू याओ याओ को आगे बोलने से रोक दिया। मैं अभी सठियाया नहीं हूं, मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूं कि याओ परिवार को न जानूं। बुजुर्ग फैंग ने थोड़ी अधीरता से मू याओ याओ को घूरा। जल्दी बताओ क्या बात है। ओह, मू याओ याओ स्पष्ट रूप से निराश थी। अग्नि राठौर की अस्पष्ट मुस्कान को महसूस करते हुए मू याओ याओ ने गुस्से में उसे वापस घूरा, फिर बुजुर्ग फैंग की ओर मुड़ी और कहा, दादाजी, क्या आप ये घर नहीं बेचने वाले हैं? कुलपति याओ को इसमें दिलचस्पी है। बुजुर्ग फैंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। अग्नि राठौर शुरू में अलग थलग रही थी, लेकिन घर के बारे में सुनकर वह तुरंत इसमें दिलचस्पी लेने लगी। वह इस घर को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता। हालांकि उसे इसकी परवाह थी, लेकिन अग्नि राठौर बाहर से उदासीन बनी रही और इसका कोई नामोनिशान प्रकट नहीं होने दिया। बुजुर्ग फैंग चुप रहे। मू याओ याओ ने मान लिया कि बूढ़ा व्यक्ति इस मामले पर विचार कर रहा था, इसलिए वह मुस्कुराई और बोली, दादाजी, क्या ये घर वैसे भी नहीं बेचा जाने वाला था? क्या इसे अब याओ परिवार को बेचना बहुत अच्छा नहीं होगा? याओ परिवार के पास बहुत पैसा है। ये कहते हुए मू याओ याओ घूमी और उसने कुलपति याओ की ओर इशारा किया। कुलपति याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग फैंग, मैंने सुना है कि आप इस घर को 100,000 चांदी के सिक्कों में बेचने की योजना बना रहे हैं। हमारा याओ परिवार इस घर को खरीदने के लिए 10 लाख 1 मिलियन चांदी के सिक्कों की पेशकश करेगा। इसके अलावा हम आपको 10,000 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम, एक प्रकार का औषधीय मशरूम, और 10,000 साल पुरानी रक्त जिनसेंग, ब्लड जिनसेंग भी भेंट करेंगे। 10 गुना। याओ परिवार ने वास्तव में शुरुआत में ही उम्मीद से 10 गुना अधिक कीमत की पेशकश कर दी। इस तरह का घर कौन खरीदता है? ये स्पष्ट रूप से पैसे पानी में बहाना है। अग्नि राठौर फंग वू के दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि याओ परिवार को इस घर के नीचे दबे खजाने के बारे में पता हो? अन्यथा वे इतनी ऊंची कीमत की पेशकश क्यों करेंगे? बुजुर्ग फैंग के विचार भी अग्नि राठौर के समान ही थे। उन्होंने अपने सामने खाली सीट की ओर इशारा किया। कुलपति याओ चापलूसी से भर गए और बैठने की हिम्मत करने से पहले उन्होंने कई बार मना किया। क्यों? बूढ़े मास्टर फैंग ने न तो तुरंत सहमति दी और न ही तुरंत इनकार किया। उनकी गहरी आंखें, जिन्होंने नौकरशाही के उतार चढ़ाव देखे थे, कुलपति याओ को एक तेज और गहरी नज़र से घूर रही थीं। कुलपति याओ ने कहा, बुजुर्ग फैंग, आपके घर का फेंगशुई बहुत अच्छा है। सामने एक झील है और दूर पहाड़ हैं। फेंगशुई के नज़रिए से झील के किनारे रहना और पहाड़ों की ओर देखना एक शुभ स्थान है। बस इतना ही। बुजुर्ग फैंग, सच कहूं तो, कुलपति याओ कड़वाहट से मुस्कुराए, मेरे याओ परिवार के कई सदस्य व्यापारी हैं और हमने वास्तव में इन वर्षों में कुछ पैसे कमाए हैं। हालांकि परिवार के बच्चे बहुत होशियार नहीं हैं और बहुत कम लोगों को राजसी विद्यापीठ में प्रवेश मिला है। उनका भविष्य अनुमानित है, इसलिए हम आपकी आधिकारिक स्थिति, प्रसिद्धि, आभा से लाभ उठाने की उम्मीद करते हुए इस घर को खरीदना चाहते हैं। बस इतना ही। बुजुर्ग फैंग ने अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन उनकी आंखें और भी तेज हो गईं। अग्नि राठौर के सामने बुजुर्ग फैंग एक दयालु, मिलनसार, गौरवान्वित और प्यारे बूढ़े आदमी हो सकते थे, लेकिन अब कुलपति याओ के सामने वे अपने गरिमा में और प्रभावशाली स्वरूप में वापस आ गए थे। महासचिव, ग्रैंड सेक्रेटरी के पद पर बैठने में सक्षम होने के लिए, जो प्रधानमंत्री और सभी अधिकारियों के प्रमुख के बराबर है, क्या बुजुर्ग फैंग कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? हजारों में से चुने गए अधिकारियों के समूह को दबाने के लिए उन्हें कितना चतुर और गणना करने वाला होना चाहिए? और वह इतने शांति से पद से कैसे सेवानिवृत्त हो सकते थे? नौकरशाही में कई साल बिताने और काफ़ी प्रभाव इकट्ठा करने के बाद अब इसका एक छोटा सा हिस्सा भी कुलपति याओ को काफ़ी परेशानी में डालने के लिए पर्याप्त था। बुजुर्ग फैंग की सतर्क और तेज नज़र के तहत कुलपति याओ को अचानक ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहे हों। उनके दिल की धड़कन रुक गई। हालांकि बुजुर्ग फैंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका बचा हुआ प्रभाव अभी भी वास्तव में भयानक है। कुलपति याओ झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। मैंने गलती से सुना है कि फैंग निवास में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और फैंग परिवार इतने सालों तक इसे कभी नहीं सुलझा पाया है, इसलिए। बुजुर्ग फैंग की बर्फीली नज़र मू याओ याओ की ओर गई।
मुयाओ की माँ, जो राजकुमारी मू भी हैं, फैंग परिवार की हवेली में पली बड़ी हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता था। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा? दादाजी, माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन क्या आप इस पूरे समय में इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं? यदि हम और देरी करते हैं तो फैंग परिवार पर दुर्भाग्य आएगा। दादाजी, बस इसे याओ परिवार को बेच दीजिए। याओ परिवार ने तुम्हें कितना लाभ दिया? बुजुर्ग फैंग ने ठंडी, इत्मीनान भरी आवाज में पूछा। दादाजी, मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मू याओ याओ ने मासूमियत का नाटक करना जारी रखा। बुजुर्ग फैंग ने एक ठंडी हंसी दी। जैसा कि कहावत है, कोई भी बिना किसी कारण के सुबह जल्दी नहीं उठता। क्या मू याओ याओ जैसा कोई बिना किसी लाभ के किसी की मदद करेगा? बुजुर्ग फैंग ने अपना हाथ हिलाया। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। दादाजी, दादाजी, मू याओ याओ की अनिच्छा के बावजूद प्रबंधक फैंग ने उसे जबरन बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग फैंग, जैसे ही अग्नि राठौर बोलने वाली थी, बुजुर्ग फैंग की दिलचस्पी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह बहुत दुखी, उनका दिल टूट गया थे। हालांकि राजकुमारी मू उनकी जैविक बेटी नहीं है, लेकिन वह ऐसी थी जिसे उन्होंने खुद पाला था, और अब वह वास्तव में उन्हें इस तरह धोखा दे रही है। बुजुर्ग फैंग ने अपना हाथ हिलाया। अग्नि राठौर को फिलहाल चुप रहने का इशारा किया। याओ परिवार के व्यवसाय को मू शाही परिवार का समर्थन प्राप्त है, बुजुर्ग फैंग ने उपहास किया। क्या मू याओ याओ को लगता है कि मुझे नहीं पता कि उसने इस घर को खरीदने के लिए याओ परिवार का इस्तेमाल किया? अगर वह इसे खरीदना चाहती थी तो क्या वह बस ऐसा कह नहीं सकती थी? उसे किसी और के माध्यम से क्यों जाना पड़ा? और उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थी, पूरी तरह से मासूम होने का दिखावा कर रही थी। ये हास्यास्पद है। बुजुर्ग फैंग, कृपया गुस्सा न करें। मू याओ याओ के अपने विचार हैं और आपके भी अपने हैं, अग्नि राठौर ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। लेकिन ये घर आखिरकार बेचना ही पड़ेगा, और यह अगले आधे महीने के भीतर किया जाना चाहिए, बुजुर्ग फैंग ने आह भरी। अन्यथा मुझे डर है कि दुर्भाग्य का अभिशाप हुआंगी पर पड़ेगा। बुजुर्ग फैंग ने लाचारी से आह भरी, लेकिन स्वामित्व का ये हस्तांतरण ऐसे ही यादृच्छिक नहीं है, इसके नियम हैं। पहला, यह एक मास्टर स्तरीय स्पिरिट एरे मास्टर आत्मा सरणी गुरु द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, इसे इस घर की ऊर्जा से मेल खाना चाहिए। और तीसरा। बोलते बोलते बुजुर्ग फैंग की नज़र अचानक अग्नि राठौर पर पड़ी। दादाजी, आप! अरे बाप रे! बुजुर्ग फैंग ने मेज पर अपना हाथ पटका। मैंने इसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और यह नहीं मिला, और अब यह बिना किसी प्रयास के यहीं है। वो लड़की छोटी अग्नि, क्या ये शर्तें तुम्हारे लिए ही नहीं बनी हैं? मेरे लिए बनी हैं। बिल्कुल सही। बुजुर्ग फैंग ने पूछा, क्या तुम एक मास्टर स्तरीय स्पिरिट एरे मास्टर नहीं हो? हाँ। क्या तुम इस घर के माहौल ऊर्जा में फिट नहीं बैठती? बैठती हूँ। क्या तुम 10,000 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम और 10,000 साल पुराना ब्लड जिनसिंग नहीं ला सकती? ये सच है। तो फिर बात पक्की हो गई। बुजुर्ग फैंग एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, और नौकरशाही छोड़ने के बाद वे और भी अधिक मनमौजी हो गए थे। ये देखकर कि अग्नि राठौर उनके लिए नियत थी, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत मेज पर मुक्का मारा और निर्णय लिया, तो फिर बात पक्की हो गई ना। इसलिए ये घर तुम्हारा है। मुझे दे रहे हैं। अग्नि राठौर को हंसी भी आ रही थी और वह चकित भी थी। याओ परिवार ने 10 लाख 1 मिलियन चांदी के सिक्कों की पेशकश की और आपने इसे नहीं बेचा, लेकिन आप इसे मुझे मुफ्त में दे रहे हैं। लड़की, तुम्हें इतना प्यारा पसंदीदा होने के लिए किसने कहा था? बुजुर्ग फैंग ने तुरंत बूढ़े प्रबंधक को लिखने वाला ब्रश, स्याही, कागज और दावत स्याही का बर्तन तैयार करने का निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद बूढ़ा प्रबंधक लिखने का सामान ले आया। ये बूढ़ा आदमी अब सच में मनमौजी हो गया है, अपनी धुन में काम कर रहा है। वह भी इसे बेचने की बात कर रहा था, और अब वह पहले से ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मसौदा तैयार कर रहा है। कुछ ही त्वरित स्ट्रोक लिखावट के साथ बूढ़े व्यक्ति ने स्थानांतरण समझौते को लिखना समाप्त कर दिया। अग्नि राठौर ने इस पर एक नज़र डाली और देखा कि यह केवल कुछ पंक्तियों की लिखावट थी, जिसमें बस ये कहा गया था कि यह स्वामित्व का हस्तांतरण था और उसे बिना कोई कीमत चुकाए या बिना किसी दायित्व के इसे प्राप्त करना था। लो, इस पर हस्ताक्षर करो। बूढ़े व्यक्ति ने स्याही में डूबी हुई कलम अग्नि राठौर को सौंप दी। अपने नाम के हस्ताक्षर करो और फिर किसी को यमन सरकारी कार्यालय भेजकर जमीन के कागजात और घर के कागजात अपने नाम पर करवा लो। इससे मामला सुलझ जाएगा। तुम वहां खड़ी क्या देख रही हो, लड़की? क्या तुम मुफ्त में इतने अच्छे फेंगशुई वाले घर को पाकर खुश नहीं हो? बूढ़े व्यक्ति ने अग्नि राठौर को चिढ़ाया। अग्नि राठौर के लिए इस समय भावुक न होना असंभव था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों लगता था कि उसे हमेशा मददगार लोग ही मिलते हैं। मू याओ याओ और बूढ़े व्यक्ति रिश्तेदार थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे घर नहीं बेचा, फिर भी वह उसे अग्नि को यह मुफ्त में दे रहा है। क्या हुआ, तुम इतनी खुश हो कि लगभग रोने वाली हो? बूढ़े व्यक्ति ने अग्नि राठौर के चकित भाव को देखते हुए हंसते हुए कहा। अग्नि राठौर ने अपना निचला होंठ काटा और स्थानांतरण दस्तावेज वापस सौंप दिया। क्या हुआ?
बूढ़े मास्टर फैंग ने उलझन में पूछा। अग्नि राठौर ने चिढ़कर कहा, अगर मैं इस स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करती हूँ तो आप निश्चित रूप से मुझे मारने, मेरा शिकार करने के लिए लोगों को भेजेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े मास्टर फैंग ने उलझन में अग्नि राठौर को देखा। अग्नि राठौर का मूल रूप से दादाजी फैंग को सच बताने का इरादा था, अन्यथा वह आज सुबह जानबूझकर सूखे कुएं से बाहर नहीं कूदती। अग्नि राठौर बूढ़े मास्टर फैंग की ओर देखकर मुस्कुराए, क्या आप हमेशा से इस घर का रहस्य नहीं जानना चाहते थे? अग्नि राठौर की बात सुनकर बूढ़े मास्टर फैंग के मूल रूप से शांत भाव अचानक गंभीर हो गए। तुम जानती हो? बूढ़े मास्टर फैंग ने एक संदेहास्पद नज़र से अग्नि राठौर को देखा। अग्नि राठौर ने सहमति में हामी भरी, मैं जानती हूँ। उस पल बूढ़े मास्टर फैंग के भाव पूरी तरह बदल गए। यह असंभव है, ये घर इतने सालों तक अनखोजा रहा है, अग्नि राठौर जैसी एक मामूली लड़की इसके रहस्यों को कैसे जान सकती है? कृपया मेरे साथ आएं। अग्नि राठौर बूढ़े व्यक्ति को सूखे कुएं की ओर ले गई। बूढ़े व्यक्ति ने उलझन भरे भाव से अग्नि राठौर को देखा। नीचे कूदें। अग्नि राठौर ने बूढ़े व्यक्ति को सूखे कुएं की ओर खींचा। बूढ़ा प्रबंधक उन्हें रोकने ही वाला था, मिस कुमारी अग्नि राठौर, नहीं, हमारे मास्टर। हालांकि इससे पहले कि बूढ़ा प्रबंधक अपनी बात पूरी कर पाता, बूढ़े व्यक्ति ने उसे बीच में ही रोक दिया। लड़की, वो अग्नि के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे। चलो चलकर देखते हैं। बुजुर्ग फैंग मजबूत भावनाओं वाले व्यक्ति थे और अब वे और भी अधिक बेलगाम हो गए थे और छोटी छोटी बातों, विवरणों को नज़रअंदाज कर देते थे। अन्यथा एक महासचिव के रूप में उनकी पूर्व स्थिति को देखते हुए वे ऐसा अशोभनीय काम कैसे कर सकते थे? दोनों के सूखे कुएं में कूदने के बाद बुजुर्ग फैंग को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। अग्नि राठौर ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी, क्या आपने कुछ अलग महसूस किया? आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी अधिक घनी लग रही है। क्या ये साधना स्थान कल्टीवेशन स्पेस हो सकता है? बुजुर्ग फैंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अग्नि राठौर ने चुटकी बजाई। फैंग टूटू अग्नि राठौर की बाहों से बाहर निकला और तुरंत जमीन में घुस गया। हालांकि बूढ़े मास्टर फैंग का ध्यान पूरी तरह से सूखे कुएं के आसपास की दीवारों पर केंद्रित था। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, यहाँ की चट्टानें असाधारण हैं। वे आध्यात्मिक पत्थरों जैसी दिखती हैं। नहीं, वे आध्यात्मिक पत्थर ही हैं। मास्टर फैंग खुशी से चिल्ला उठे, तो ये कुआं वास्तव में आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था। कितना खर्चीला, असाधारण है। अग्नि राठौर बस मुस्कुराए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार जब इस आध्यात्मिक पत्थर को छीलकर खोला जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी टॉप ग्रेड का आध्यात्मिक पत्थर होगा। वाह, यह अविश्वसनीय है। केवल शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का यह एक बड़ा टुकड़ा पूरे घर से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी नज़र बहुत पारखी है, बच्ची। अग्नि राठौर अभी भी मुस्कुरा रही थी। तभी एक वूश तेज हवा जैसी आवाज के साथ फैंग टूटू जमीन के नीचे से निकला और बुजुर्ग फैंग के सामने प्रकट हुआ। जब बुजुर्ग फैंग ने फैंग टूटू को अपने सामने देखा तो उनकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। इस समय फैंग टूटू ने अपनी गर्दन के चारों ओर एक छोटी सी बिब एप्रन जैसी पहनी हुई थी, जो एक छोटे कंगारू बिब की तरह लग रही थी। उसके मुंह में एक आध्यात्मिक पत्थर था और उसकी छाती पर लटकी उसकी छोटी सी बिब भी आध्यात्मिक पत्थरों से भरी हुई थी। बुजुर्ग फैंग, वे बड़े अनुभव वाले व्यक्ति थे और ऐसा उत्तम आध्यात्मिक पत्थर सच में एक दुर्लभ खोज थी। ये बुजुर्ग फैंग आश्चर्यचकित रह गए। दादाजी, आप इन आध्यात्मिक पत्थरों की गुणवत्ता के बारे में क्या सोचते हैं? अग्नि राठौर ने फैंग टूटू को पकड़ा और उसे दादाजी फैंग की बाहों में रख दिया। इस समय फैंग टूटू के मुंह में एक रोटी की तरह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर था और उसकी आंखें शुद्ध और मासूम थीं, उसका पूरा चेहरा भावहीन कोरा था। दादाजी फैंग ने फैंग टूटू के एप्रन से एक आध्यात्मिक पत्थर लिया और ध्यान से उसकी जांच की और अधिक से अधिक चकित होते गए। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, ये सभी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। वो लड़की, छोटी अग्नि, ये कहाँ से आए? दादाजी, आपने भी इसे देखा? अग्नि राठौर ने दादाजी फैंग को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी नज़र ईमानदार थी और उसने सूखे कुएं के तल पर उस जगह की ओर इशारा किया। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए बूढ़े मास्टर फैंग के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जमीन के नीचे बूढ़े मास्टर फैंग ने अपनी हथेली जमीन पर रखी और अपनी आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल सेंस को नीचे की ओर प्रवाहित किया। चट्टानों की परतों द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद अचानक दृश्य खुल गया। बूढ़े मास्टर फैंग को हर जगह केवल हरा रंग ही दिखाई दे रहा था। शाही हरे इंपीरियल ग्रीन रंग की स्पष्टता और पन्ना जैसी हरियाली। ये उनके जैसा दुनियादार और बुद्धिमान व्यक्ति भी आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, ये क्या ये सब आध्यात्मिक पत्थर हैं? इसके अलावा पानी की मात्रा और रंग को देखते हुए वे कम से कम मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर या उससे उच्च स्तर के हैं। अग्नि राठौर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बूढ़े मास्टर फैंग,
भले ही वह हिल गए थे, उनके पैर कमजोर महसूस हुए और वे सूखे कुएं के अंदर ही गिर पड़े बैठ गए। दादाजी, आप। अग्नि राठौर उन्हें उठाने गई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने सूखे कुएं से बाहर जमीन में अपनी चेतना फैलाई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जमीन के नीचे आध्यात्मिक पत्थर दबे हुए हैं, लेकिन अन्वेषण के बाद बूढ़े व्यक्ति को यह जानकर आश्चर्य हुआ, खनिज शिरा मिनरल वेन वास्तव में एक अज्ञात खनिज शिरा है। अग्नि राठौर ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली। ये सच में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा रहस्य वास्तव में ऐसा है। बूढ़े मास्टर फैंग ने पहले भी जमीन के नीचे खोजबीन की थी और सतह पर खुदाई की थी, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला था। अब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रवेश द्वार गलत था। ये सूखा कुआं भूमिगत खनिज शिरा का असली प्रवेश द्वार है। तुम सच में महानता के लिए बनी हो। ये कैसी किस्मत है। तुम्हें कैसे पता चला? दादाजी फैंग और अग्नि राठौर के सूखे कुएं से बाहर आने के बाद उनके भाव काफी शांत हो गए थे, इसलिए उन्होंने अग्नि राठौर से मुस्कुराते हुए पूछा। अग्नि राठौर ने अपने हाथ फैलाए। एक बार अपने घर की दीवार पर बैठे हुए मैंने प्रकाश की पहली किरण को चमकते हुए देखा जब मेरी नज़र उस सूखे कुएं पर पड़ी। इसलिए समय, स्थान और इलाके के आधार पर मैंने कुछ गणनाएं की और जान गई कि क्या चल रहा है। इसके अलावा मेरा फैंग टूटू भी है। अग्नि राठौर ने छोटे जीव के सिर को सहलाया। ये खजाने की खोज के कौशल के साथ पैदा हुआ था। यह जमीन के नीचे घुसता है और अपने मुंह में एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर लेकर बाहर आता है। इसमें और क्या समझना है? यहाँ ठीक नीचे एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर की खदान है। लेकिन तुम, लड़की, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि जमीन के नीचे खनिज शिराएं अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हैं, फिर भी उन्हें उपहार के रूप में देने की सिफारिश की। बूढ़े मास्टर फैंग गहराई से प्रभावित हुए। जमीन के नीचे छिपी खनिज शिराएं, यदि वास्तव में धन के रूप में मानी जाएं, तो एक छोटे देश के राष्ट्रीय खजाने के बराबर हैं। लेकिन इस लड़की ने वास्तव में उपहार लेने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें रहस्य भी बता दिया। बुजुर्ग फैंग के मन में पहले से ही अग्नि राठौर की बहुत अच्छी छवि थी और अब उन्हें लगा कि यह लड़की दुनिया में किसी और से बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका दिल अच्छा था और उसका चरित्र उत्कृष्ट था। ऐसे बच्चे को कौन पसंद नहीं करेगा? इस पर हस्ताक्षर करो। बुजुर्ग फैंग ने स्थानांतरण दस्तावेज अग्नि राठौर को सौंप दिया। अग्नि राठौर ने आश्चर्य से बूढ़े व्यक्ति को देखा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? जमीन के नीचे शीर्ष श्रेणी टॉप ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थर की खदान है और आप इसे बस ऐसे ही दे देने वाले हैं? यह इतना बड़ा रहस्य है और तुमने इसे बस ऐसे ही उगल दिया, बता दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, एक बूढ़ा आदमी, क्षुद्र कंजूस तुच्छ होऊंगा? बुजुर्ग फैंग ने चिढ़कर कहा। दूसरों ने पीढ़ियों तक मेहनत से इसका अध्ययन किया है, फिर भी वे कुंजी नहीं खोज सके। लेकिन तुम, लड़की, बस दीवार पर बैठी और अपने पैर झुलाए और तुम रहस्य जान गईं। ये स्पष्ट है कि तुम्हारा इस खदान के साथ कोई संबंध है, या यूं कहें, ये खदान मूल रूप से तुम्हारी ही है। बुजुर्ग फैंग ने आह भरी। मैं अपने जीवन काल में इस रहस्य को जानकर ही बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इसे अपने लिए रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत अधिक लालची होने से मेरी उम्र कम हो जाएगी। जल्दी करो, इस स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करो। ये देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति ईमानदार था, अग्नि राठौर जानती थी कि अगर वह मना करती रही तो ये दिखावा लगेगा। अग्नि राठौर एक स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारों वाली व्यक्ति थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, दादाजी, यदि आप मुझे ये देने की हिम्मत करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत करती हूँ। सबसे बुरी स्थिति में अगर वह और भी बेहतर हो जाती है तो वह उनके बुढ़ापे का ख्याल रखेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग फैंग बहुत खुश थे और उन्होंने अग्नि राठौर को एक रहस्य बताया। क्या तुम जानती हो, इस बूढ़े आदमी ने कई रहस्यों की जांच की है। हम जिस भूमि पर खड़े हैं उसके बारे में एक पौराणिक कहानी है। एक पौराणिक कहानी। अग्नि राठौर की खूबसूरत आंखें बिल्कुल साफ थीं, उसकी पलकें पंखों की तरह थीं। क्या आपने कभी महाद्वीप के उस शासक के बारे में सुना है जो 9 प्रांतों पर शासन करता है? बुजुर्ग फैंग की आंखें सम्मान से भर गईं। मुंह जियो। अग्नि राठौर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा उत्साह से तन गया। बेशक मैं जानती हूँ, महाद्वीप का शासक, मुंह जियो। क्या वह उसका सुंदर गुरु नहीं है? वह वर्तमान में उसके व्यक्तिगत स्थान, निजी आयाम में लेटा हुआ है। अग्नि राठौर ने घबराहट के साथ बुजुर्ग फैंग को घूरा। बेशक बुजुर्ग फैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी गपशप का विषय वहीं उनके बगल में अग्नि के पास मौजूद था। उन्होंने कहा, अनौपचारिक ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार बहुत बहुत पहले, आर्यावर्त साम्राज्य की स्थापना से भी पहले, हमारे पैरों के नीचे की यह भूमि कभी एक बंजर भूमि थी, एक वीरान बंजर भूमि। और इस सब का कारण वह शेपर्ड गॉड मुंह जियो, चरवाहा देवता था जिसने 9 प्रांतों पर शासन किया था। एक व्यक्ति जिसने पूरे महाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया। अग्नि राठौर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका सुंदर गुरु कितना अद्भुत है।
हाँ, उसने अकेले ही महाद्वीप के 12 सबसे शक्तिशाली गुरुओं को मार डाला था। सभी शीर्ष विशेषज्ञ मारे गए और खून की नदियां बह निकलीं। पूरा महाद्वीप हिल गया था। लेकिन उस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि शेपर्ड गॉड ने अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह कौन है? एक आदमी या एक औरत? अग्नि राठौर ने घबराहट में बुजुर्ग फैंग को देखा। वह एक महिला होनी चाहिए, है ना? बुजुर्ग फैंग ने एक पल के लिए सोचा। यह अनौपचारिक इतिहास में दर्ज है, मुझे नहीं पता कि यह मनगढ़ंत है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में उसने उस महिला को खो दिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, और इस तरह उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ा। बुजुर्ग फैंग ने सूखे कुएं की ओर इशारा किया। वह खनिज शिरा शायद शेपर्ड गॉड के उसी एक आंसू से बनी थी। अग्नि राठौर, उनकी सबसे प्यारी महिला, उनकी सबसे प्रिय महिला, वह कौन है? क्या आपको यकीन है कि शेपर्ड गॉड की कभी कोई ऐसी महिला थी जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे? अग्नि राठौर की आवाज़ बहुत हल्की और हवादार थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो और उसका दिल खाली खाली सा लग रहा हो। वह इतिहास शक्तिशाली लोगों के पतन के साथ धूल में मिल गया और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शेपर्ड गॉड के शिष्यों को ढूंढ सकें तो शायद हम इसके बारे में कुछ जान सकें। हालांकि बुजुर्ग फैंग कड़वाहट से मुस्कुराए, शेपर्ड गॉड का शिष्य अब तक महाद्वीप की प्रमुख शक्तियों के शीर्ष नेताओं में से एक होना चाहिए, है ना? उन्हें जानना मुश्किल है। अग्नि राठौर का दिमाग अब अपने सुंदर गुरु के उस एक आंसू के विचारों से भरा हुआ था। आखिर वह महिला कौन है जो बहते हुए सफ़ेद वस्त्र पहने और किसी देवता के समान दिखने वाले मेरे सुंदर गुरु की आंखों से आंसू छलका सकती है? अग्नि, छोटी अग्नि। बुजुर्ग फैंग ने अग्नि राठौर के माथे पर उंगली चुभोई। हाँ, अग्नि राठौर अपनी तंद्रा से बाहर आए। आप अभी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बुजुर्ग फैंग ने अपना हाथ हिलाया। परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें बधाई देने आने वाले लोगों की भीड़ से तुम्हारी चौखट घिस जाएगी। अग्नि राठौर कड़वाहट से मुस्कुराए। वह शायद असंभव था। हालांकि उसने फिर भी घर जाने और चीज़ों पर नज़र रखने का फैसला किया। अंकल कियू और मंजरी सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता अग्नि की परीक्षा थी। वे मुश्किल से दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि चाओगे अग्नि राठौर को घसीटते हुए ले गई और जिद करने लगी कि वे भी इसे देखने चलें। राजसी विद्यापीठ के फाटकों पर एक विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। अंकल कियू, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकते। मंजरी ऊपर नीचे उछली, लेकिन उसके सामने भीड़ बहुत अधिक थी और चारों ओर लोग थे, इसलिए वह बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पा रही थी। लोग अंदर घुसने की कोशिश करते रहे और लोग बाहर निकलते रहे। एक परीक्षा सफलता या विफलता निर्धारित करती है। कुछ खुश होते हैं जबकि अन्य शोक मनाते हैं। अंकल कियू, देखिए, वे मू परिवार के लोग हैं। मुयाओ राजसी विद्यापीठ की इस परीक्षा में भाग लेगी। और डुआन परिवार। मंजरी ने देखा कि डुआन परिवार की दोनों बहनें एक साथ बाहर आई थीं। ऐसा लगता है कि हर कोई इस मूल्यांकन परीक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। परिणाम आ गए हैं। तभी राजसी विद्यापीठ के दरवाजे खुले और विशेष राजसी विद्यापीठ की वर्दी पहने लोगों का एक समूह बाहर आया, जिनके पास एक लंबा शाही फरमान परिणाम सूची था। अंततः उस सूची को दीवार पर चिपकाने के लिए उन 10 को जुटना पड़ा। परिणाम आ गए हैं, जल्दी करो सभी लोग, देखो। कई लोग पागलों की तरह आगे बढ़े। मंजरी एक पागल औरत की तरह आगे बढ़ी, जितनी जल्दी हो सके परीक्षा के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी। ये बहुत खतरनाक है। अग्नि राठौर ने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। मिस मालकिन, मंजरी ने अग्नि राठौर को देखकर उत्साह से कहा, 5वीं मिस रैंकिंग के परिणाम आ गए हैं। मुझे जाकर देखने दीजिए, जल्दी, मुझे जाकर देखने दीजिए। अग्नि राठौर निशब्द थी, लाचारी से उसके छोटे शरीर को देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? ऐसे समय में भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही हो? सीधे खड़ी रहो। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है, सीधे खड़ी रहो। मिस, क्या आप परीक्षा के परिणाम नहीं जानना चाहती? अग्नि राठौर ने चिढ़कर कहा, परिणाम पहले ही आ चुके हैं। तुम्हारी मालकिन को प्रथम स्थान मिला है, इसलिए अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं, अग्नि राठौर ने सच कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत अधिक गपशप है। इससे पहले कि अग्नि राठौर अपनी बात पूरी कर पाती, हंसी का एक ठहाका उसके कानों तक पहुंचा। जैसे ही अग्नि राठौर और चाओगे मुड़े, उन्होंने डुआन परिवार की दोनों बहनों को देखा। एक डुआन चाओइन है और दूसरी डुआन चाओले है। उनके नौकर पहले ही सूची देखने के लिए अंदर भाग चुके थे, इसलिए वे छांव में हाथ डाले खड़े होकर परिणामों की प्रतीक्षा कर रही थीं। लेकिन यह महज एक संयोग था कि वे ठीक अग्नि राठौर के बगल में खड़ी थीं और उन्होंने उसकी बातें सुन लीं। ओह मेरे भगवान, ये कौन है? ये प्रसिद्ध प्रतिभाशाली अग्नि राठौर है। डुआन चाओइन तुरंत हंस पड़ी। मैंने अभी क्या सुना? प्रथम स्थान। अग्नि राठौर ने कहा कि उसे प्रथम स्थान मिल सकता है। पफ्ट, डुआन चाओले ने अपना मुंह ढका और हंस पड़ी।
चाओगे उन दोनों को देखते ही गुस्सा हो गई, उसकी आंखों में तुरंत आग की लपटें चमकने लगीं। हे डुआन चाओइन, डुआन चाओले, तुम किस बात पर हंस रही हो? डुआन चाओइन ने हंसते हुए डुआन चाओले से कहा, कुछ लोग सच में बहुत मूर्ख होते हैं। हम इतने लंबे समय से उन पर हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि हम किस बात पर हंस रहे हैं। डुआन चाओले पफ। चाओगे इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को मारने ही वाली थी। लेकिन डुआन चाओइन को परेशानी से डर नहीं लगता था, बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में अग्नि राठौर और चाओगे उसके द्वारा और भी अधिक शर्मिंदा होने वाली थीं। बचाओ, सब लोग जल्दी आओ। प्रतिभाशाली अग्नि राठौर राजसी विद्यापीठ में प्रवेश पाने में विफल रही और अब गुस्से में आकर लड़ाई शुरू करने वाली है। एक प्रतिभाशाली अग्नि राठौर। अगर डुआन चाओइन ने अग्नि राठौर का नाम नहीं पुकारा होता तो कई लोगों ने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया होता, क्योंकि हर कोई अपने खुद के स्को की जांच करने के लिए अंदर भागने में बहुत व्यस्त था। विक्रम की गलतफहमी ने उसे आग बबूला कर दिया है। क्या उसकी एक जिद अग्नि की सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी? और दूसरी तरफ डुआन बहनें राजसी विद्यापीठ के दरवाजे पर खड़ी अग्नि का मजाक उड़ा रही हैं। उनकी हंसी चीखों में कैसे बदलेगी जब दीवार पर प्रथम स्थान के आगे अग्नि का नाम चमकेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।